Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो एक प्रोफेसर ही नहीं, एक सफ़र है। मेरा परिवार पाकिस्तान जंग से आया था पार्टीशन के समय, और जो टर्निंग पॉइंट आया वो 6 दिसंबर 1992 को आया। कम्युनल वायलेंस कब शुरू हुआ? बेहतरी के लिए बदलाव करना है तो उसका एक ही रास्ता है। तो बीजेपी रिजीम में हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, मंदिर तोड़ के और बाबरी मस्जिद बनाई, वहाँ मंदिर होने को कोई प्रमाण नहीं, लेकिन रिचुअल्स को वो रिलीजन समझते की व्यवस्था का अंत होना चाहिए। ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान है। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा भी अब ये प्राइम मिनिस्टर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म खतरे में है, तो ये गलत कैसे हुआ? इंसानियत से मोहब्बत। अब पाकिस्तान की फौज आपके दरवाजे तक आ गई। आपका पैगाम और इफेक्टिव होगा अगर इस कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब औरत और मर्द मिलकर समाज में काम करें। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो एक प्रोफेसर ही नहीं, एक सफ़र है सच्चाई, सेकुलरिज्म और इंसानियत का, जिनकी सोच ने नफरत के विरुद्ध एक रोशनी बन के काम किया है। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपकी बातें हम सभी लोग जानते हैं, आपको सुनते आ रहे हैं। मैं आपकी पर्सनल बातें आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग, आप कैसे हुई, फिर अभी आपका वक्त कैसे गुजरता है बॉम्बे में। जी, सारांश में कहूँ तो हम लोग मेरा परिवार पाकिस्तान जंग से आया था पार्टीशन के समय। अच्छा। उस समय 1.5 साल के करीब रहा हूँगा। तो हम लोग नागपुर आए तो परिवार ने बहुत मेहनत से एस्टेब्लिश किया, और बचपन से मुझे काफ़ी शौक़ था साहित्य पढ़ने का। उसमें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, और हिंदी में जो अनुवादित शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपेंद्र, ऐसा हिंदी का मुझे बहुत शौक़ था। और हमारे दादाजी की एक दुकान थी सड़क पर जी, वो हमारा स्टडी रूम भी था। तो सड़क पे बैठे हुए सब आते जाते दिखता था। गणेश उत्सव आ रहा है, मुहर्रम का ताजिया आ रहा है, और नागपुर के त्यौहार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दादाजी जब हम खाली थे तो दादाजी को मदद करते थे। तो एक दुनिया के बारे में समझ पैदा हुई, और उसी में मेरी पढ़ने की रुचि में एक बात पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आई कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ से मेरे बीच में आई। इनलाइटेंड एक तरह से माइंड था कि क्या सही है क्या गलत है ये समझना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए। और दूसरा क्या था, जहाँ जिस एरिया में मैं रहता था उसके चारों तरफ स्लम टाइप था, गरीबी बहुत थी जी, और वो चीज़ मुझे काफ़ी परेशान करती थी। तो मुझे लगता था समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय तो खैर हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं पूरा वक्त ये छोड़ कर करूँ वो, क्योंकि ज़िंदगी का भी सवाल था, जीने का भी सवाल था। तो मैंने फिर मेडिकल कॉलेज में गया, MBBS, उसके बाद MD, और ये मेरा इरादा और मजबूत हो गया, क्योंकि वहाँ मैं देखता था जनरल वार्ड में गरीब मरीज़ हैं, और समाज कैसा है। एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं, एक तरफ काफ़ी इतनी गरीबी है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ये किया। फिर मैंने भारत के बारे में पढ़ा। गांधी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, नेहरू भी मेरे एक आदर्श बन गए, भगत सिंह को भी मैंने पढ़ा, अम्बेडकर को भी पढ़ा, और इसमें से मैंने अपना रास्ता निकालने की कोशिश की। फिर मार्क्सवाद के भी प्रभाव में आया मतलब मार्क्सवाद की भी मुझे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी कि वो जो समानता की बात करते हैं। अब जिस प्रकार से सोशलिज्म हुआ, रशिया में हुआ, चाइना में, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पर मार्क्स की जो प्योर फिलोसफी दी उन्होंने, वो एक यूटोपिया, आदर्श समाज का चित्र था। पर फिर वो मैंने कभी अपने आप को एक जगह रोका नहीं। तो इधर से ये MD हुआ,
फिर बाद में मैंने प्रैक्टिस किया आपने मेडिकल? हाँ, प्रैक्टिस काफ़ी किया जी। वहाँ नहीं किया, पर एक तो मेडिकल कॉलेज में ही मैं डॉक्टर ही था। छोड़ के फिर मैं 2 साल तक पूरा ट्रेड यूनियन में लगा रहा, मजदूरों के आंदोलन में। प्रैक्टिस छोड़ के आप मजदूरों के आंदोलन से जुड़ा। फिर कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँ, बॉम्बे में ट्रेड मजदूर ज़्यादा हैं और मेरे जो दोस्त लोग थे वो JNU कैम्ब्रिज वगैरह के थे, तो उन्होंने कहा हमारी तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप आ जाइए तो अच्छा होगा। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ भी मैंने 2 साल पूरा केवल मज़दूरों के बीच में काम किया। फिर परिवार की समस्याएं, पैसे का प्रॉब्लम था। तो अभी आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या थी जब आप ये काम कर रहे थे? ये तो मुझे ग्रुप की तरफ से 120 रुपये मिलता था महीने का उस समय, ओके। 1975 में। फिर वो बच्चा होने वाला था तो मैंने कहा भाई का पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो एक जॉब किया। उसके बाद बाई चांस मुझे IIT में पता चला यहाँ एक खाली है, तो मैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में मैं आ गया, हो गया मेरा सिलेक्शन। और फिर IIT में मैं वही प्रैक्टिस करता था, मेडिकल प्रैक्टिस, जनरल हॉस्पिटल भी देखता था। वहाँ रहते रहते मुझे लगा कि मेरी लाइफ में थोड़ा बंधन ज़्यादा हो गया जी, बंधन ज़्यादा हो गया। तो वहीं मैं आसपास देखा फैकल्टी प्रोफेसर्स, उनकी लाइफ में थोड़ी फ्रीडम थी, तो IIT में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खुला, उसमें मुझे प्रोफेसर के रूप में ले लिया। जब खुला है तब आप फाइनल रहे उसमें? हाँ, मैं पायनियर तो नहीं, 5-6 लोग थे उसमें, मैं भी था। फिर उसी में मैंने, कई लोगों ने मेरे अंडर में PhD किया और साथ ही साथ एक पैरेलल ट्रैक पे मैं सोशल इश्यूज़ को पढ़ते रहा। मज़दूरों के इशू में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और 1980 के दशक में देखा एक तरफ तो इधर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ फैक्ट्रियाँ कम हो रही थी। फिर भी मैं उस पर लगा रहा और जो टर्निंग पॉइंट आया वो 6 दिसंबर 1992 को आया। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो तब तक मुझे लगता था ये हिंदू मुसलमान मामला क्या है, ये तो हवा में उड़ जाएगा, अच्छी सरकारें रही तो इसका कोई मतलब नहीं है। और उस दिन रात को मुझे लगा ये मामला ऐसा ही नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को समाप्त कर देगा और मुसलमान ईसाइयों को तो एक तरफ दुय्यम करेगा, साथ ही साथ ये दलितों को, औरतों को, आदिवासियों को भी हाशिए पे ढकेल देगा। ये मेरी समझ विकसित हो गई थी। तो उसके आधार पर मैंने सोचा कि मैं RSS को समझूंगा, तो RSS को समझने के लिए इसके साथ नौकरी के साथ साथ फ्री टाइम जो मिलता है, छुट्टियां हैं, वेकेशन हैं, कैजुअल लीव है, तो उसमें मैं यही काम करता रहा। और मैं संपर्क में आया फिर डॉक्टर असगर अली इंजीनियर के, उनके सेंटर में भी मैं जुड़ गया। एक हमारा और ग्रुप था एकता नाम का। तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमारा मज़दूरों में संपर्क था, कोई सांप्रदायिक घटना हुई तो मज़दूरों को साथ में लेकर उसका विरोध करने के लिए हम मोर्चा, प्रदर्शन, कैंपेन करते थे। चलता रहा। तो मेरा पढ़ाई काफ़ी मैंने तेज कर दी, ये भारतीय समाज को समझने के लिए और RSS को समझने के लिए। तो इसी के साथ साथ मैंने लिखना चालू कर दिया थोड़ा बहुत। बड़े अखबार में तो कभी मुझे छापा नहीं, और छोटे छोटे अखबारों में काफ़ी चल जाता था। और थोड़ा मैं बोलने में ठीक ठाक था, तो मेरा ट्रैवल बहुत बढ़ गया, मतलब लोग बुलाने लगे, मुझे बुलाते रहते थे। तो IIT में रहते रहते ये चला सिलसिला 2004 तक। मैं इधर पढ़ाता भी था, उधर बीच बीच में राइटिंग, और इसी बीच में मेरी 1-2 मेजर बुक्स आई उसी समय पे जब IIT में था। तो फिर मैंने कहा ये थोड़ा टैक्सिंग हो रहा है मेरे लिए, जॉब भी करना और ये काम भी करना। तो मैं फिर पूछा कि अकाउंट डिपार्टमेंट में गया, मैंने पूछा भाई अभी मैं अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लूँ तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा। तो उन्होंने बताया 11-12 हज़ार मिलेगा। ये 2002 की बात है, 2003 की बात है। मैंने कहा ये तो काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी पत्नी का खुद का दवाखाना है, अच्छा, बच्चों की अपनी नौकरियाँ हैं। मैंने कहा मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर यहीं मैंने ऑफिस बनाया और पूरा टाइम ये, फिर असगर अली इंजीनियर की जो हमारा सेंटर है उसमें काम करता था। और मेनली तो मेरा खुद का स्टडी, राइटिंग, ट्रैवल, लेक्चर्स। और मैंने एक काम किया, उस समय यूट्यूब ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो 2008-09 के करीब मैंने खुद होके यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया।
अपना। जी। चल पड़ा। तो फिर एक लड़का आया, उसने कहा मैं आपके यूट्यूब का एडिटर बनता हूँ, खुद होकर हैंडल करने के लिए। जी। मैंने कहा जाओ। तो फिर बीच में मुझे मौका मिला हैदराबाद रहने का, मेरा बेटा था वहाँ, 6 महीने रहा। तो एक स्टूडियो वाले बहुत उदार थे, मेरा नाम सुना हुआ था, तो उन्होंने स्टूडियो दे दिया कि आप जितना शूट करना करो। तो वहाँ से फिर मेरा चैनल बढ़ने लग गया। तो एक तरफ ये चैनल के लिए काम, फिर वीकली एक आर्टिकल जनरली लिखता हूँ, और फिर एक किताबों का सिलसिला। बेसिक जो रहा आपका, जी, तो वो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उसी पर, मतलब एक तरह से इनिशिएट उसी से किया आपने। उसके बाद जब आपने यहाँ पर कम्युनल हारमोनी पर एक तरह से थ्रेड देखा, तो आपका काम उस पर हो गया। देखिए, कार्ल मार्क्स का भी ऐसा मैं एक मैकेनिकल मैंने उसको नहीं लिया। जी। मैंने देखा कार्ल मार्क्स ने जो सपना दिया था, लेनिन ने उसको पूरा किया एक तरह से। वो भी मैं भी उसको भी नहीं मानता। वो जो रशियन क्रांति के बारे में जो भटकाव आ गया, तुरंत 17-18 दिन के बाद भटकाव आ गया। वो मजदूरों की सत्ता नहीं रही, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता आई, कम्युनिस्ट पार्टी के बदले स्टालिन की सत्ता आई, तो वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन गया। तो मैं समझ गया कि ये पॉसिबल उस प्रकार से पॉसिबल नहीं है जिस प्रकार से मार्क्स ने सपना देखा था। माओ की क्रांति भी ज़बरदस्त थी, पर उसमें भी देखा मैंने कि जो ये रास्ता है ये यहाँ के लिए उचित नहीं है। चाइना, वो भी रास्ता। तो मैं किस निष्कर्ष पे आया कि भारत के समाज में अगर बेहतरी के लिए बदलाव करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि यहाँ लोकतंत्र को बचाया जाए, और दूसरा जन आंदोलन और जन चेतना के माध्यम से वो मूल्यों को डाला जाए जो समाज को बदल सकते हैं। ये मेरा कंक्लूजन आ गया। तो उसके लिए फिर मैं जब सांप्रदायिकता विरोधी काम में डूबा, तो वो पुरानी समझ सब कहीं जाती नहीं है, कहीं ना कहीं काम में आती है कि भाई ये झगड़ा धर्मों के बीच में नहीं है, धर्म तो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में है। ये वहाँ से मुझे ये मुद्दा समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शुरुआत की कौन सी बुक्स थी आपकी? शुरुआत की मेरी पहली बुक जो थी वो थी फाशिज्म ऑफ संघ परिवार। अच्छा। फाशिज्म ऑफ संघ परिवार में मैंने, क्योंकि पहले यही फैसला किया कि ये बीजेपी तो ऊपरी इनका बच्चा है, जी, मूल जड़ तो आरएसएस में है। तो आरएसएस को मैंने एक बहुत एलिमेंट्री, ऐसा नहीं समझते आप कि कैपिटलिज्म इसके पीछे? कैपिटलिज्म तो है ही। तो ऐसा है कि किसी भी चीज़ के दो पैर होते हैं। जी। एक तो 91 के बाद जो दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया, एक वो है। ग्लोबलाइजेशन में क्योंकि पूंजीपति ऐसी सत्ता चाहते हैं जो लोगों के मुद्दे को दबा सके। जी। कैपिटलिज्म भी एक टाइप का नहीं रहता। एक रहता है लेज़े फेयर कैपिटलिज्म, जिसमें जो शुरू में इंडिया में था कि भाई ठीक है हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर आपको आज़ादी है अपनी बात रखने के लिए। तो वो 91 के बाद जो पूरी दुनिया में माहौल चला ग्लोबलाइजेशन का, उसके बाद सरकार को भी ऐसा चाहिए कि कोई ऐसा हथियार उसके पास हो जिससे वो आम मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा सके। और उसमें जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें एक जबरदस्त उनका काम किया। तो आपका कहना है कि आपने लिखा भी है कि कम्युनल वायलेंस ये प्लान ही होता है। जी। तो इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जी, ये प्लान होता है, ये मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन है। जी। और ज़्यादा मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये जो मेजर स्टडीज़ हैं, कुछ स्टडीज़ येल यूनिवर्सिटी से आई हैं, जी, पॉल ब्रास की हैं, असगर अली इंजीनियर मेरे गुरु जो थे उनकी हैं, और विभूति नारायण राय की हैं। इनको मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो करता रहा। और जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स पहले तो रहते थे, जी, अभी तो दंगे इतने हो गए कि कोई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सरकार बिठाती नहीं है, फिर भी जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स करते हैं, तो ज़्यादातर यही आया इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स में कि ये दंगों के पीछे कहीं कहीं आरएसएस का हाथ होता है, बीजेपी का हाथ होता है। पर वो इस तरीके से करवाते हैं कि ऐसा लगे कि पहले मुसलमान ने पत्थर फेंका। और उसके बारे में विभूति नारायण राय क्या लिखते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऐसा घेरा जाता है कि वो पहला पत्थर फेंकने को मजबूर होती है, और फिर उसी के नाम पे कि भाई इन्होंने पत्थर फेंका, इसका जवाब दिया, इसको ख़त्म किया जाए। और फिर दंगों में वही लोग ज़्यादा मारे जाते हैं
और दंगों के बाद ज़्यादातर उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये तो स्टडीज़ जो हैं उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। जेलों में भी बहुत ज़्यादा है, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब कोई फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी उसके पीछे कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ही हमेशा जिम्मेदार ठहराई होती है, तो कोई ना कोई वजह भी होगी उसके पीछे। देखिए वजह ऐसी है कि अभी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जंग आज़ादी 92 के पहले अच्छा जंग आज़ादी के समय देखिए क्या हुआ कि यहाँ 3 प्रकार के राष्ट्रवाद की धारा आई जी। एक भारतीय राष्ट्रवाद, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बोस, भगत सिंह, अम्बेडकर, और ये लोग नए समाज की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे, दलितों की समानता की बात करते थे, औरतों की समानता की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो यहाँ के राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, उनको इससे परेशानी हो रही थी कि हमारे अंदर में जो गुलाम हैं वो हमारी तो पावर खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने पहली बार ये एक फार्मूला अपनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सत्ता खतरे में है, उन्होंने कहा हमारा मजहब खतरे में है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1885 के बाद। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो यहाँ के लोगों के थे, इंडस्ट्री वालों के थे, पढ़े लिखे वर्गों के थे और इनके थे। तो राजा नवाब उससे ज़्यादा विचलित हो गए और पहले हिंदू मुसलमान राजा एक ही साथ थे, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। बाद में ब्रिटिश ने इस पर फूट डाली। 1906 में मुसलमानों के डेलीगेशन को आगरा बुलाया, नवाबों के डेलीगेशन को बोला आप तो मुसलमान समाज के प्रतिनिधि हैं। अब देखिए उनकी चालाकी, राजा कोई लोगों का प्रतिनिधि नहीं होता, ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो तो डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में तो बोलिए आपकी क्या मांग है? तो उन्होंने मांगी रखी, हमको बंगाल का पार्टीशन चाहिए और ये चीज़ें चाहिए, हमारे प्रिविलेज बने रहें। 1888 की बात कर रहे हैं। 1906 ओके 1886 में वो बना था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसमें ढाका का नवाब और काशी के राजा ये दोनों मुख्य थे, काशी के राजा मुख्य थे। और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उसमें भी काम किया जी, मुसलमानों को तोड़ा और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो रह गया वो पहले पंजाब हिंदू सभा बना, बाद में हिंदू महासभा बना। नाम का फ़र्क देखिए, इधर जो भगत सिंह, अम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके संगठन के नाम में मजहब नहीं है। कोई भी देख लीजिए, जी जी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, नौजवान भारत सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, मज़हब कहीं नहीं, और वो किसी मज़हब का अपमान भी नहीं करते। और इधर जो है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये इनका, और हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। तो इनको क्या करना था, नाम में तो सिर्फ मुस्लिम लीग ही एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड नाम है, बाकी हिंदू कम्युनिटी का महासभा वो इलेक्टोरल में नहीं था ना, नहीं बाद में भी नहीं आया कभी। इलेक्टोरल में आया, बाद में आया, हिंदू महासभा भी आया, आरएसएस नहीं आया, सिर्फ आरएसएस नहीं आया, पर हिंदू महासभा बाद में आया। हिंदू महासभा ने तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में मिनिस्ट्री चलाई थी। कब? ये 1940 के आसपास। हिंदू महासभा, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया जी इस असेंबली से कि भाई आप हमसे बिना पूछे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमको घसीट रहे हैं, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया जी। मुस्लिम लीग ने उठा लिया, महासभा बोली हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि वो जमींदारों की पार्टियां थी। तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलके बंगाल, सिंध और बंगाल में सरकारें बनाई जी। तो सवाल ये है कि इनके इंटरेस्ट जो थे वो नवाबों के इंटरेस्ट थे, जमींदारों के इंटरेस्ट थे, अथॉरिटेरियन स्टेट और लोअर पावर टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये उधर था। और इधर कांग्रेस, अभी एक आपको मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। 1937 में यूपी में कांग्रेस मेजॉरिटी से जीत के आई, तो जिन्होंने जाके, अभी वो फ्रीडम एक्ट मिडनाइट आया था, उसमें वो सीन भी है, जिन्होंने जाके नेहरू को मिठाई खिलाई, बोले बधाई हो, और बोले हमको भी मिनिस्ट्री में रख लो ना, साथ साथ काम करेंगे। नेहरू ने बोला ये तो जमींदार लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ कि यह लैंड रिफॉर्म हो, जोते उसकी ज़मीन हो, और ये अगर मिनिस्ट्री में रहें तो ये लैंड रिफॉर्म क्या होने देंगे, ये सोशल चेंज क्या होने देंगे, इसलिए उन्होंने उनको नहीं लिया।
तो ये इन्होंने फिर 1940 में कांग्रेस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने उठा लिया, 2 जगह इनकी मिनिस्ट्री बन गई 1940 में। 40 में। अच्छा, तो मतलब दंगा कब शुरू हुआ है, कम्युनल वायलेंस कब शुरू हुआ? देखिए, कम्युनल वायलेंस पहले अंग्रेज़ों के आने के पहले थोड़ा एथनिक वायलेंस होता था। एथनिक वायलेंस, एथनिक, शिया सुन्नी, अच्छा। शैव वैष्णव, ओके, आइडियोलॉजी का झगड़ा होता हाँ, उनके धर्म के अंदर के जो सेक्ट थे उनके वायलेंस होते थे। और जो हिंदू मुसलमान का दंगा चालू हुआ वो ज़्यादातर 1850-60 के बाद हुआ। तो इसके पीछे क्या आपको दिखाई पड़ता है, कौन दिखाई ये पड़ता बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा हुआ 1857 की लड़ाई हुई जी, ज़्यादा हिंदू सोल्जर, रेवोल्यूशन, ज़्यादा हिंदू सोल्जर, और वो बहादुर शाह जफर को जाके कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनो, जी, और हिंदू मुसलमान मिलके साथ में लड़े। बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, नाना साहब पेशवा, तात्या साहब टोपे, जी, हिंदू मुसलमान मिलके लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने वही नीति लगाई, फूट डालो और राज करो। और फूट डालो और राज करे के लिए उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को बांट कैसे सकते हैं, भाषाएं तो 25 हैं, 2 बड़े धर्म हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। तो उन्होंने यहाँ के राजाओं के राज को हिंदू राज मुसलमान राज के रूप में बांट दिया। अच्छा, तो और भारत में तो क्या था, यहाँ मुगल राजाओं की सत्ता थी, अंग्रेज़ों को लोगों की वफादारी मुगल राजाओं से अपनी तरफ खींचनी थी। तो मुसलमानों को उन्होंने ज़्यादा बदनाम किया कि ये मुसलमान, औरंगजेब ऐसा था, इसलिए ऐसा था, मंदिर तोड़े, धर्मांतरण किया, इनके परिवार ऐसे हैं, बैकवर्ड हैं, ये हैं। मुस्लिम भी बड़ी चालाक थी, उसने इस फॉर्मूला को उल्टा कर दिया। उसने बोला हिंदू कौन है, यहाँ के शासक तो हम थे जी, मुसलमानों ने यहाँ राज किया था। तो ये उन्होंने क्या किया, अपनी पहचान के साथ पूरी कम्युनिटी को जोड़ दिया। सभी मुसलमान तो राजा नहीं थे, मुसलमान राजा 0.001%, हाँ, बस एक होता था ना राजा, तो बाकी कोई मुसलमान राजा है तो क्या मुसलमान प्रजा को ज़्यादा सहूलियत देता था, फैसिलिटी देता था क्या? जजिया तो था ना कहीं कहीं। हाँ, जजिया एक औरंगजेब ने लगाया जी, अपने पावर के 22 साल के बाद। अच्छा, शुरू से नहीं लगाया था उसने। ओके, उसकी जो एम्बिशन थी कि पूरे दिल्ली का राज पूरे देश पे फैले, इसलिए उसने दक्कन में जाके लड़ाइयाँ बहुत लड़ी जी, खजाना खाली हो गया। जब वो मरा तो खजाने में कुछ नहीं था। उस समय उसने जजिया लगाया था। जजिया गलत था, पर वो सभी मुसलमान राजाओं ने जजिया नहीं लगाया, और औरंगजेब ने और एक आध और भी लगाया होगा। तो जितने भी मुस्लिम राजा हुए, बाबर से लेके पहले भी थे, मतलब यहाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश, गजनवी तो इन वंश, लोगों के वक्त में, सारे मतलब मुस्लिम बादशाहों के वक्त में प्रजा में कॉन्फ्लिक्ट्स और या तो कोई डिससेटिस्फैक्शन, इसकी कोई हिस्ट्री है? देखिए, ये राजाओं ने हिंदुओं का सोशल सिस्टम नहीं बदला जी, शरिया लॉ सब पे नहीं लगाया। आपके इसमें कास्ट सिस्टम है, चलने दो जी, गैर बराबरी है, चलने दो। 1-2 राजाओं ने कहा सती बंद कर दो, बाकी किसी ने हिंदू इसमें डिस्टर्ब नहीं किया, कल्चर में कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं थी। जजिया की छोटी मोटी तकलीफ जी 20-30 साल तक रही होगी। ज़्यादा जो हुआ वो यहाँ का मेल जोल था। मेल जोल, आप खाने की बातें लीजिए, कपड़े की बातें लीजिए, म्यूज़िक की बातें लीजिए, और हमारे पोइट्री की बातें लीजिए, हिंदू मुसलमान का मेल जोल है। उसके अवशेष आज भी मिलते हैं। आप देखिए, लगान फिल्म में ओ पालन हारे निर्गुण जी, जावेद अख्तर लिखते हैं और A.R. रहमान संगीत देते हैं। महाभारत की स्क्रिप्ट राही मासूम ने पूरी लिखी, और हिंदी के सबसे बेहतरीन भजन गाने वाले मोहम्मद रफ़ी, लिखने वाले शकील बदायूनी, और म्यूजिक देने वाले नौशाद जी। ये अभी की बात है, और उस समय भी जो चल रहा था हिंदू मुसलमानों के बीच में, आप देखिए रसखान और रहीम जी, किस पे लिखे इन्होंने पोएम? भगवान कृष्ण पे लिखी जी। और आज जो जितनी चीज़ें पॉपुलर हैं, पायजामा, कुर्ता, लहंगा, चोली, ये सब उधर से ही आए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। खाने की चीज़ों में देखिए, मुंह में पानी आ जाएगा जलेबी के नाम पे, उधर से ही आई है, ईरान से आई है। और तो और हमारे जो बड़े मंत्री हैं, एक उनका नाम ईरान से आया हुआ नाम है,
अभी के शाह। हाँ अमित शाह, ये नाम ये भी ईरान से आया। और वहाँ भाषा का मेल जोल देखिए, पहले इसको हिंदवी कहते थे, फिर वो हिंदी बन गई, जी। फिर उर्दू, प्योर इंडियन भाषा है। कैसे बनी? ईरानी, पर्शियन और यहाँ की उत्तर भारत की बोलियों को पर्शियन स्क्रिप्ट और उत्तर भारत की बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, सब मिला, ये अवधी, इनको मिला के बनी। तो मेल जोल बहुत था। लोग दिखाते हैं कि झगड़ा, अरे झगड़ा तो राजा लोग करते थे संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए। लोगों को क्या है, आप गरीब किसान हैं, मैं गरीब किसान हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, एक दूसरे का दुख बांट के हम रहते हैं। अच्छा, प्री मुगल देखते हैं। हाँ, जैसे महमूद गजनवी ने सिर्फ मंदिर पर ही आक्रमण किया ना, किसी मस्जिद पर तो किया नहीं। मस्जिद तो थी उस वक्त भी, क्योंकि मस्जिद के यहाँ पर निशानी मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की, मतलब सन 600 की भी मिलती है केरल में। जी, तो गजनवी आए बहुत बाद में, उन्होंने मंदिर पर ही क्यों आक्रमण किया? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मोहम्मद साहब जब आए थे तो उन्होंने बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई। जी, ठीक है। और गजनवी ने कहा, मैं बुत परस्त नहीं हूँ, मैं बुत व्यापार नहीं करता, मूर्तियों को तोड़ता हूँ। ये उसने खुद के बारे में कहा। ओके। पर सवाल ये है कि उसने सोमनाथ का मंदिर ही क्यों तोड़ा? गजनी से आया जी, सोमनाथ तक आया, सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता 17 टाइम्स मशहूर है। आया। क्यों आया? क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में संपत्ति का भंडार था। उसने रास्ते की मूर्तियों को नहीं तोड़ा। तो देखिए, राजा जो कहता है, जो करता है, वो एक उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। और जो मंदिरों में सोना चांदी जात था, अब इधर महमूद गजनवी की बात सब करते हैं, राजा हर्षदेव की बात कोई नहीं करता। कल्हड़ की राज तरंगिणी में राजा हर्षदेव के बारे में बताते हैं कि राजा हर्षदेव बहुत अय्याश, मतलब खर्चीला राजा था। खजाना खाली हो गया, क्या करें? तो उसने देखा, भाई यहाँ मंदिरों में तो सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, जवाहरात है। तो एक स्पेशल ऑफिसर, क्लोजेस्ट ऑफिसर को देवोत्पतन नायक बना दिया कि जाओ भाई मंदिरों में देखो कहाँ सोना चांदी संपत्ति है, मूर्ति तोड़ के लाओ और राज उसको पिघलाओ और राज खजाने का उसमें से मैं खर्चा करूँगा। सबसे ज़्यादा मंदिर उसी ने तोड़े राजा हर्षदेव। ये कब की बात है? ये 11वीं शताब्दी, 11th सेंचुरी। और कवि कल्हड़ की किताब में इसका पूरा डिटेल दिया है। अच्छा, पुराने लिटरेचर, जैसे अभी आपने रसखान वगैरह का नाम लिया, पुराने लिटरेचर, उसमें कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के लिटरेचर में आपको दिखाई पड़ा? पुराना लिटरेचर जो हम कहते हैं जी, प्री ब्रिटिश लिटरेचर से आपको मतलब है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलती। जी, मिलता है एथनिक वायलेंस। जो मैंने कहा, एथनिक वायलेंस को अनुवाद कर लीजिए। एथनिक वायलेंस था वर्ग में, इसके नाम पे समाज में जहाँ एक तरफ मोहब्बत चलती है, झगड़े भी चलते हैं। जी, और राजाओं के बीच में तो झगड़े चलते ही थे, उसमें कोई शक नहीं है। रीजनल झगड़े, हाँ, उस मोहल्ले का है, वो उस मोहल्ले का, इस तरह ऐसे झगड़े चलते थे। पर ये जो झगड़े चालू हुए कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, किसी मुसलमान ने गाय को काटा है, जी, कोई हिंदू मस्जिद के सामने म्यूजिक बजाते हुए जा रहा है, ये चीज़ें पहले तो ये डेमोक्रेसी का साइड इफेक्ट है। डेमोक्रेसी या ये जो पहले इसकी फाउंडेशन डाली। हाँ, अब इस पर मैं आता हूँ, फाउंडेशन इसकी कैसे डली। फाउंडेशन डली, एक तो पहले मुस्लिम लीग का जो, और हिंदू महासभा और आरएसएस, हिंदू महासभा आरएसएस एक तरफ, मुस्लिम लीग दूसरी तरफ, दोनों ने पेट भर के नफरत फैलाई। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ। अब मैं ये समझता हूँ कि जब नफरत फैलाई जाती है तो दंगे करवाना पॉसिबल होता है। जी, एक वो भीष्म सहानी का 3 पार्ट का सीरियल था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, बताता हूँ। उसमें एक बहुत प्यारा मतलब रिवीलिंग सीन है। रिवीलिंग सीन क्या है? ओमपुरी एक्टर जो है एक दलित है, तो एक मुसलमान पॉलिटिशियन टाइट कपड़े पहन के उसके पास जाता है, उसको 5 रुपये देता है। बोले क्यों दे रहे आप? बोले ऐसा करो, एक सूअर को मार के मस्जिद में डाल दो। मुस्लिम पॉलिटिशियन उसको बोल रहा है। बोलता है मेरे को तो 5 रुपये मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? तो वो पॉलिटिशियन बोलता है तुम मस्जिद में डालोगे सूअर, मैं बोलूँगा हिंदुओं ने सूअर डाल दिया, हमारी मस्जिद अपवित्र हो गई, दंगे हो जाएंगे,
मैं बड़ा बन जाऊँगा। यही घटना आप देखेंगे, बजरंग दल के कई लोग जाके मंदिरों में गाय का मांस डाल देते हैं। तो ये बात इनको पता थी कि अगर दंगे होंगे तो जो कम्युनल पार्टियां हैं वो पहले से मजबूत होंगी। ये येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च इकोनॉमिक टाइम्स मैंने जगह जगह कोट किया है। ये रिसर्च क्या कहता है, इन्होंने एम्पिरिकल स्टडी है ना, फैक्चुअल स्टडी किया और देखा जो एरिया में दंगे करवाए जाते हैं आने वाले चुनाव में ज़्यादातर बीजेपी पहले से पावरफुल हो जाती है। जी, मैं तो भाई पढ़ता रहता हूँ, उसी के आधार पे बता रहा हूँ। और ये आप देखिए 1990 के बाद से दंगे बढ़े, 1990 के बाद से बीजेपी का पावर बढ़ा। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि बीजेपी जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ दंगे कम होते हैं। एक बार वो पावर में आ जाते हैं जी तो प्रोपोगंडा करते हैं कि दंगे नहीं होते हैं जी, पर ये बात में तो कोई सच्चाई है नहीं। गुजरात में दंगे हुए, किसकी सरकार थी जी, बीजेपी की सरकार नीचे। अभी दिल्ली में दंगे थे तो वहाँ तो आप पार्टी के पास तो पावर है नहीं, पुलिस किसके पास है जी, बीजेपी के पास। ये प्रोपोगंडा है। यूपी में भी आज अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको छोटे छोटे होने वाले दंगे बहुत सारे। यूपी में दंगे नहीं, हादसा हो रहे हैं। हाँ। लेकिन दंगे तो सही बात है कि आप बस आप याद करके बता देंगे कि गुजरात में हुआ, एक ही बार हुआ गुजरात जी, दिल्ली में हुआ, कुछ और भी हुए हैं। लेकिन सही बात अगर फैक्ट्स पे जाएं तो बीजेपी रिजीम में दंगे तो कम हुए। उसका आप स्टडी कीजिए जी। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रोपोगंडा है। जो आइसोलेटेड, ये बड़े दंगे तो स्पेक्टेकुलर होते हैं जी। बॉम्बे का जब हुआ था जी, मुंबई का जब हुआ था, गुजरात का, ये स्पेक्टेकुलर होते हैं। और जो छोटे मोटे दंगे हैं उसके इंसिडेंस में कोई कमी नहीं आती। ये बार बार दावा करते हैं कि दंगे हमारे राज्य में नहीं होते और उसमें सच्चाई नहीं है। हमारा सेंटर है जिसमें मैं हूँ जी, वो तो ये मॉनिटर करता रहता है, हर साल की रिपोर्ट आती है। डेटा कॉन्क्रीट डेटा है कि बीजेपी राज में दंगे कुछ कम नहीं होते हैं। एक ही है, वो रडार के नीचे रहते हैं। रडार के नीचे नहीं, पता नहीं चलता, उसका इतना मीडिया अटेंशन नहीं लेता। अभी हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, अभी कितने कोल्हापुर में हुआ, दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह हुआ, लगातार दंगों की बात यहाँ हुई। लेकिन कंट्रोल भी जल्दी हो गया। कंट्रोल जल्दी इसलिए हो गया, ये छोटे छोटे थे जी, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें क्या है, एक ये शायद इसको कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड वायलेंस। गुजरात में खुली छूट दे दी थी जी, क्योंकि गुजरात में क्या हो रहा था कि बीजेपी का पावर बहुत स्लिप हो रहा था लगातार। वो जो म्यूनसिपल और इसमें उनका पावर स्लिप हो रहा था, तो खुली छूट दे दी, चलने दो। 3 दिन तक जनरल जमीरुद्दीन जी, 3 दिन तक वो रुके रहे। और अभी उनको जितना चाहिए कंट्रोल्ड वायलेंस करके वो होता है। बड़ी बड़ी घटनाओं पे नहीं है, पर छोटी छोटी घटनाओं पे डेफिनेटली होता है। और दिल्ली का वायलेंस तो उसका उदाहरण है। अभी जब शाहीन बाग को रोकने के लिए उन्होंने किया, तो उसमें दिल्ली को प्रैक्टिकली तो बीजेपी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है। हाँ, पार्टी वाले तो केवल गांधी की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो जो आप कहते हैं कि आईटी मतलब हेट का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट्सएप और सारे जो सोशल मीडिया हैं वो सब हैं, तो ये तो हथियार सभी के पास है। सिर्फ हेट फैलाने वालों के लिए क्या, जैसे आप फैला रहे हैं, एक तरह से मोहब्बत फैला रहे हैं, ये सबके पास है। तो इसके रिप्रेजेंटेटिव क्या कम है? कम है, नहीं के बराबर है। मोहब्बत फैलाने वालों का सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा नहीं के समान है। ऊँट के मुंह में जीरा। 1925 से आरएसएस बनी जी। शाखाओं में, शाखा पे शाखा, आज तो लाखों ब्रांचेस है। शाखाओं में ट्रेनिंग मेनली होती है कि एक तो हमारा पुराना समय जिसमें मनुस्मृति थी जी, शूद्र और औरतें गुलाम थी, वो एक गोल्डन पीरियड था। और दूसरा, हमारे देश को बर्बाद किया मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने। हमारे हीरो कौन है? पृथ्वीराज चौहान, ये राणा प्रताप और शिवाजी, ये हमारे हीरो हैं। और हिंदुओं को मुसलमानों ने बहुत तकलीफ दी। आजकल तो वो होलोकॉस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई मुसलमान राजाओं ने यहाँ होलोकॉस्ट किया।
ये उनकी शाखाओं का जो प्रोपेगेंडा है, शुरू में वर्ड ऑफ माउथ, जी, शुरू में जैसे जैसे बढ़ते गए मीडिया का एक हिस्सा उनके साथ हो गया। 203 के बाद तो पूरा मीडिया ही खरीद लिया मोदी ने। 203 के बाद जब से वो वहाँ आया तो सब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को उसने ब्लैंक चेक लिख के दे दिया, जो करना करो। टाटा ने क्या बोला था, अगर आप गुजरात में बिजनेस नहीं करते तो आपको समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी इनको फैसिलिटी दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उसको वो चाहता था कि ये पूरा जो सपोर्ट है मुझे दे, मेरी पार्टी को दे। और साथ ही साथ उन्होंने सब पूरा मीडिया हाउसेस खरीद लिए। और बीजेपी पहली पार्टी थी जिसने आईटी सेल बनाया। जी, सोशल मीडिया पे उनके आज लाखों ग्रुप्स हैं। तो और इधर बताइए सेकुलर साइड में क्या हुआ। गांधी नेहरू जिंदा थे तो अपने कार्यों से वो संदेश देते थे जी कम्युनल हार्मनी का। उसके बाद किसी ने काम नहीं किया। अभी 1990 के बाद 2000 के बाद कुछ लोग इंडिविजुअल आए हैं जी, पर इंडिविजुअल की सीमा ज़्यादा नहीं रहती। हाँ, लिमिटेशन है। तो मतलब आपका कहना है कि मोदी रिजीम से मतलब ये जो कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म ने मतलब आपस में शादी हुई, यही कह रहा हूँ, यहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपको कहना होगा कि ये जो डिमोडरेशन था, ये जो लॉकडाउन था, वो सब उसी का हिस्सा था। अब देखिए, ये इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है जी। मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन तो एक तरीका था जो यहाँ मीडियम और स्मॉल ट्रेड चल रहा था जी, उसको खत्म करके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पहुँचा देना। और लॉकडाउन एक दूसरा तरीका था कि शहरों में रहने वाले जो गरीब मजदूर हैं जी, वो अपने अपने गांव चले तो शहरों को हम ज़्यादा इजीली मैनेज कर सकें। वही क्या मतलब आपका यही कहना है कि वेल्थ सेंट्रलाइज करने के टूल्स की तरह से इस्तेमाल हुआ, किसी वजह से शुरू हुआ हो लेकिन टूल्स की तरह से इस्तेमाल करें। मतलब एक कॉमन आदमी इस अपने को एक टॉक्सिक जो नैरेटिव है उससे कैसे बचाए। इसके पहले जैसे आपने बहुत सारे आपके वीडियोस हमने और सबने देखे हैं जिसमें आपने बाबर का और औरंगजेब का एक मिसाल देके बताया कि बाबर के जो सिपहसालार थे, अकबर के थे और औरंगजेब के थे, उनके काउंटर पार्ट के थे वो थे। तो इससे कि ये लगता है कि लड़ाई सत्ता की थी और ये लड़ाई इसकी नहीं थी, मतलब मजहब की नहीं थी, मजहब की नहीं थी। इसके अलावा और कोई भी आप नैरेटिव से इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस फैक्ट को? हाँ, नैरेटिव तो ऐसा बाबर से लेके औरंगजेब तक। मैं इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जी, वो खुद उनके डॉक्यूमेंट्स को भी थोड़ा ठीक से एनालाइज करना पड़ता है जी, फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। करेक्ट। हर एक व्यक्ति जब कहेगा वो अपनी या उसका जो अपना एस्पेक्ट होगा, हाँ, अपना एस्पेक्ट रखेगा। पर सवाल ऐसा है कि जैसे बाबर की वसीयत देखिए, बाबर का वसीयतनामा जी, जो आज भी दिल्ली के म्यूजियम में है। क्या कंटेंट है उसकी? उसका कंटेंट यही है, वो कहता है बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो, इतनी अच्छी जगह पे हमको राज करने का मौका मिला है। अच्छा, तो बेटा याद रखो, यहाँ ज़्यादा लोग हिंदू हैं जी, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, उनको टूटने मत देना। हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं, उसको कटने मत देना। ये बाबर लिख रहे हैं। और ये इन्होंने खुद वहाँ पर मंदिर तोड़ के और बाबरी मस्जिद बनाई। अब ये बहुत डाउटफुल है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जी कहा कि वहाँ मंदिर होने को कोई प्रमाण नहीं, लेकिन आम राय है 20 साल तक एक प्रोपेगेंडा करेंगे। गोबेल्स ने क्या किया, एक ही झूठ को बार बार फैलाओ तो लोग सच मानते हैं। खुदाई के बाद वहाँ क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ मंदिर तो मिला नहीं है। मिला क्या? तो 84 पिलर वाला जैन मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये देखिए ना, ये बात तो कहीं आई नहीं। बौद्ध विहार मिले और जो इसके नीचे जी जी, अब लोग तो मानते हैं, क्योंकि उस समय किसने प्रोपेगेंडा किया? किसके हाथ में था प्रोपेगेंडा? किसी के हाथ में नहीं था। इतना एक तूफान की तरह आया, रथ यात्रा चल रही है, वीएचपी लगी हुई है, बजरंग दल लगा हुआ है, मंदिर वहीं बनाएंगे, वही हमारा उसके नीचे मंदिर था। अब वो आनंद पटवर्धन की एक बहुत प्यारी फिल्म है राम के नाम। अब वो राम के नाम में आनंद जी गए अयोध्या
उन्होंने बोला कि भाई यहाँ राम मंदिर के पुजारियों से मैं पूछूंगा, पता करूंगा भगवान जी का जन्म कहाँ हुआ था। जी। तो वहाँ एक नहीं 50 राम मंदिर है। हर एक पुजारी को पूछा आनंद जी ने, बताइए आपके मंदिर की खासियत क्या है। सबका एक ही जवाब था, मेरे मंदिर के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। अच्छा, ये इतनी पुरानी बात है तो अगर बना सकते हैं आप, जी, प्यारी कहानी बना सकते हैं। अब उसको कौन डिस्प्यूट करेगा आज क्या है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई पहली तो, कि बाबर वसीयत में उन्होंने यही लिखा जो आज के नैरेटिव से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, कि मंदिरों में जहाँ हिंदू ज़्यादा अक्सरियत है, मंदिरों को मत टूटने देना, गाय की हत्या मत होने देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, और भी रही होंगी। इसके अलावा फिर उसके प्रेसिडेंट आगे देखिए ना। अब हुमायूं तो थोड़े दिन तक राज किया, जहांगीर का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। अकबर पे देखिए, अकबर क्या बोलता है, सुलेकुल दीन इलाही। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने ऐसा जमा किया कि भाई यहाँ मजहब एक है, दूसरा है, सबको मिलकर चलना चाहिए। अकबर के बारे में तो दारा शिको कहा जाता है। जी, यही बात। और खैर औरंगज़ेब थोड़ा उसमें नैरो माइंडेड था, उसने कई बार इस्लाम के आधार पे इस प्रकार के काम किए। पर औरंगज़ेब के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू राजा सबसे ज़्यादा। भी कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मतलब सबसे ज़्यादा का मतलब वो मेजॉरिटी में 33%। उसके पहले की किसी मुगल राजा के 33% नहीं थे। औरंगजेब अकबर के इतने नहीं थे। वो नवरत्न में, नवरत्न में बीरबल था, टोडरमल था, मान सिंह उसका कमांडर इन चीफ था, तानसेन उसका वो म्यूजिक वाला था। और यहाँ तो सभी भरे पड़े थे, जय सिंह, जसवंत सिंह, रघुनाथ बहादुर, ये सब कितने उसके सेनापति थे। और जो संभाजी महाराज थे, उससे भी जो लड़ने आया था, उसका नाम एक राजपूत था, राठौड़। तो भले ही, तो मेरा तो यही बोलना है ना, आप चुन के एक बात मत लीजिए कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा। ठीक है, तोड़ा। अब मंदिर तोड़ने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पे किया, क्यों किया? वो सिखों के खिलाफ थी या वहाँ आतंकवादी घुस गए थे? जी, ये सवाल उठता है। तो औरंगजेब ने भी कई मंदिरों को तोड़ा क्योंकि उसके विद्रोही वहाँ छुप जाते थे। एक मंदिर पे तो इमोरल एक्ट चल रहा था, आसाराम बापू टाइप। जी, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ। जी, पर वो उसका मतलब समझ जाइए जी। और कई मंदिर जो विद्रोही राजा थे उसको हराने के बाद तोड़े गए। पर ये बात कोई नहीं कहता कि औरंगजेब ने 100 से ज़्यादा मंदिरों को दान दिया। दान देने का कारण वो तो जब अगर आपने बताया फंडामेंटलिस्ट टाइप के थे, वो नैरो माइंडेड थे। उसके बाद आपने कहा कि ये उसने दान भी दिया मंदिरों को। यही समझना जरूरी है। जी, कोई भी राजा तब तक राज्य नहीं कर सकता जब तक वो अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर न करे। 90% उसको प्रजा की भावनाओं का आदर करना पड़ता है, नहीं तो बगावत होती है। जी, इसलिए औरंगजेब के साथ इतने हिंदू ऑफिसर्स क्यों थे और उसने मंदिरों को दान क्यों दिया, उसका तो सबूत है। विशंबरनाथ पांडे की किताब है, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, हिंदी में राजकमल प्रकाशन ने भी छापा था। उनकी 33% भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर उनके कमांडर्स थे। हालांकि है तो वो जॉब पर ही एक तरह से, पर है तो हिंदू। हाँ, है हिंदू, तो इतना जुल्म नहीं होने देंगे। अब जुल्म भी नहीं होने देंगे। और कहते हैं ना, अकबर औरंगजेब जबरदस्ती से धर्मांतरण करता था, तो उनका क्यों नहीं किया उसने? जी, संभाजी महाराज का बेटा औरंगजेब की कस्टडी में 19 साल तक था, शाहू महाराज जी। और वो छूटने के बाद सबसे पहला काम किया उसने, औरंगजेब की कब्र पे जाके सलाम करके आया। क्यों किया होगा? जैसा उसको ट्रीटमेंट मिला होगा जी, वो तो इंसान नहीं भूलता ना। तो एक ही व्यक्ति के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। आपने कहा ना कि उनके 33% कमांडर्स हिंदू थे, तो इसलिए वो कोई जुल्म का काम नहीं करेंगे, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं करेगा। तो फिर उसने अगर जजिया लगाया, आपके हिसाब से वो ठीक नहीं किया, तो उसका कोई विरोध उसका दर्ज है? कहीं का दर्ज तो नहीं है जी, क्योंकि राजा का आदेश है,
उस समय ऐसे आंदोलन तो चलते नहीं थे, जैसे आजकल भी आंदोलन खत्म हो गए हैं जो हम कांग्रेस के ज़माने में देखते थे। पेट्रोल की कीमत उठाना पड़ा तो सड़कों पे आ जाते थे जी। तो वैसा तो होने का सवाल नहीं था। उन्होंने जजिया का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें से ब्राह्मणों को बाहर रखा, औरतों को बाहर अच्छा। रखा, बच्चों को बाहर रखा, उनसे जजिया नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों को बाहर रखा, Exemption था, उनसे जजिया नहीं लेते थे। हाँ एग्जाम्पशन था उनको, एग्जेम्पशन था। और अब पूरे टैक्स का एग्जाम्पशन था। अरे जब जजिया नहीं लिया जाएगा तो उनसे ज़कात तो लिया नहीं जाएगा, तो पूरा एग्जाम्पशन था उनको। बाकी और ये कहना कि भाई जजिया लगाया इसलिए लोग मुसलमान बन जाएंगे जजिया से बचने के लिए, वो भी जी। गलत है। क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आपको 2.5% ज़कात देना पड़ेगा जी। और जजिया था 1.25%। जजिया कम था, हाँ जजिया कम था 1.25%। तो फिर ये गलत कैसे हुआ? नहीं, गलत ऐसे है कि जजिया जो है वो सरकार के खजाने में जाता था जी। और जक़ात जो है वो कम्युनिटी कंट्रोल करती है। फ़र्क तो है, जक़ात कोई औरंगजेब के खजाने में नहीं तो जाता था, ज़कात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाता था, नहीं जाता था। उसके लिए अलग लगान वगैरह रहता होगा। हाँ, वो तो जैसे जी, टैक्सेस कम्युनिटी होते के हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें होता होगा। अच्छा, तो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म आपके हिसाब से वो इस वक्त जैसे अगर एक तरह से नैरेटिव है कि धर्म खतरे में है, तो आपके हिसाब से डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म खतरे में है? धर्म में तो खतरा होता नहीं है, जी। धर्म कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में क्या होता है, कुछ लोगों का पावर। और एक और बात देखिए कि एक ही धर्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स होता है जी। उसमें वो धर्म के जो बड़े लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता। जी। नुकसान क्या होता है, निचले तबके को होता है, औरतों को होता है। खासतौर से ये दो को धर्म के नाम की सियासत में बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। और डेमोक्रेसी के बारे में? डेमोक्रेसी अगर सही से लाई जाए जी। तो डेमोक्रेसी में तो मज़हब का कोई फाउंडेशन नहीं है। आपका मज़हब आपके लिए, मेरा मज़हब मेरे लिए। सरकार का कोई मज़हब नहीं है। सरकार जी। देखेगी कि आपकी हेल्थ के बारे में क्या, कुंभ मेला हो रहा है जी। कुंभ मेला में हैजा नहीं होना चाहिए, सैनिटेशन रहना चाहिए, ये सरकार का काम है। जी। कुंभ मेला कराया जाए नहीं कराया जाए ये सरकार का काम नहीं है। राम मंदिर बनाया जाए नहीं बनाया जाए सरकार का काम नहीं है। लेकिन अगर वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है तो उनके सैनिटाइजेशन, सफाई, हाँ, ये सरकार का सिक्योरिटी वो उनके हाथ में। तो अच्छा, आपका कोई नज़रिया है धर्म के बारे में? सारे धर्म एक हैं, अलग हैं? देखिए, समझ धर्म तो उसके अलग बारे में है। स्टडी है? धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। सारे धर्मों का अलग अलग पैटर्न है। अब जैसे कुछ धर्म देखिए, हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, उसका कोई पैगंबर नहीं है, एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। जी। उसको अभी गीता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक प्रकार के गुरु नहीं है, कोई आचार्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, कोई कुछ है। इस्लाम में एक पैगंबर, एक किताब। क्रिश्चियनिटी में एक पैगंबर, एक किताब। सिख में कोई पैगंबर, जैसे गुरु नानक देव जी ने उसकी स्थापना की। पंथ। और गुरु ग्रंथ साहब में तो कुरान से भी है, गीता से भी जी, है, जी, सबसे भी है। सब संतों से भी है। तो हर एक धर्म का पैटर्न अलग होता है। पर एक जो मैं चीज़ देखता हूँ सब धर्मों में कॉमन, वो है कि इंसानियत से मोहब्बत करो, मोहब्बत, ये मुझे कॉमन दिखता है। और सभी धर्म सुपर पावर को भी नहीं मानते। बौद्ध धर्म जी जी ईश्वर को नहीं मानता, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। तो वो एक कॉमन फैक्टर कईयों में हो सकता है। जी जैसे गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो एक तरीका है बोलने का कि भाई हम जी 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 कुछ चीज़ें हमारी एक ही तरीके। जैसे मैं धर्म की बहुत स्टडी में नहीं जाता, पर इतना देखता हूँ कि जैसे हिंदुओं में वसुधैव कुटुंबकम है जी बोलने के लिए, पालन करते हैं क्या? नहीं करते। इस्लाम में ये है कि भाई जिस व्यक्ति का पड़ोसी भूखा है उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जी क्रिश्चियनिटी में भी है, पड़ोसी से प्यार करो। तो ये चीज़ें जो धर्म की हैं, इन्होंने जब ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो रही थी, हम तो पहले शिकारी और ये थे, जी मनुष्य का मांस भी मनुष्य खाता था, सिविलाइजेशन डेवलप होती गई धीरे धीरे। तो उस समय ये मॉरल वैल्यूज़ अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर तो मतलब ये है कि जितने भी मज़हब हैं, मज़हब के जो हैं फॉलोअर्स, जी। तो मज़हब फॉलो ना करके वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, उसको मज़हब समझते हैं। उसको मजहब है, उसको जैसे रिचुअल्स को मज़हब समझते हैं। उसको मजहब से। अगर ये इसमें सेग्रीगेशन हो जाए तो आधे से ज़्यादा मुद्दे खत्म हो जाए।
बिल्कुल। देखिए। और देखिए जी। जैसे होली बुक है, कुरान के नाम पे, गीता के नाम पे, बाइबल के नाम पे झगड़े होते हैं। जी कितने लोग पढ़ते हैं? जी, ज्यादातर लोग नहीं जानते क्या ज़्यादा है। लोग तो नहीं जानते कि किताब के अंदर है क्या। वो जिसने पढ़ लिया एक लाइन, उसने उस लाइन को हाईलाइट कर दी और वो दूसरी तरफ दंगा हो गया, यही है इसमें। तो अगर हमारा भी चैनल का भी हमारा एक मुहिम है कि रिलीजियस जो फॉलोअर्स हैं वो रिलीजन्स को फॉलो नहीं करते हैं आमतौर से, रिलीजन को जानते ही भी नहीं है वो ज़्यादातर, जैसे अभी आपने कहा, बल्कि वो जो रीजनल ज्योग्राफिकल ट्रेडिशंस हैं आडम्बर, उसको वो रिलीजन समझते हैं, रिचुअल्स को वो रिलीजन समझते हैं। अगर वो इसको रिलीजन ना समझे तो शायद मसले सॉल्व हो जाए, मतलब माने उसको, फॉलो करें, लेकिन उसको रिलीजन समझ के नहीं करते। वो एक बात है कि उसके आधार पे अपनी भावनाओं को न बढ़ने दें। एक्चुअली मज़हब के नाम पे जो सियासत होती है, धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है, वो क्या करती है, लोगों के इमोशंस, भावनाओं को भड़काती है। जी। कि आपके मंदिर को तोड़ दिया, आपकी मस्जिद को तोड़ दिया, आपकी गाय को काट दिया, आपकी स्त्रियों को रेप किया। तो ये जो भावनाएं जो भड़काते हैं वो रिलीजन का यूज़ करते हैं, फॉलो नहीं करते। करेक्ट। क्योंकि फॉलो किया तो कोई हिंदू मुसलमान से नफरत क्यों करेगा, मोहब्बत बढ़ेगी अगर फॉलो किया तो। जी। अच्छा, आपने भी नाम लिया गांधी, अंबेडकर, नेहरू, तो इनका आज के दौर में रेलेवेंस आपके हिसाब से क्या? देखिए, मुझे लगता है अलग अलग के दौर में उनका रेलेवेंस पहले से ज़्यादा है। गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया और उनके आंदोलन को आखिर में एक शब्द में कहा जाए तो वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको जो 3 गोलियां खानी पड़ी उसके पीछे उनका यही काम था। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी का सबसे ज़्यादा श्रेय जिसको जाता था वो आज़ादी के सेलिब्रेशन में नहीं था। कहाँ था वो? जी बिल्कुल। वो हिंदू मुसलमान दंगों की आग को बुझा रहा था और सोच रहा था इसके बाद मैं पाकिस्तान जाऊंगा। जी, इसके बाद मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ भी शांति स्थापित करूंगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा क्या कहा? 1 मैन आर्मी, कि मेरी पूरी सेना वेस्टर्न फ्रंट पे लगी है, वो वहाँ शांति प्रस्थापित नहीं कर रही और इधर एक अकेले लाठी वाले ने सबको शांत कर दिया। तो ये गांधी का रेलेवेंस है। आज जैसे मैं फ्रैंकली कहूँगा, धर्म के नाम पे सियासत करने वालों ने नफ़रत को फैला दिया है, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो दीवारों को तोड़ के मोहब्बत के पुल बनाने के लिए गांधी हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। क्योंकि गांधी के लिए मौलाना आज़ाद भी बेटा था, खान अब्दुल गफ्फार भी इधर था, एनी बेसेंट भी थी, सिखों से भी अच्छा था। सब भाषा के लोग, सब धर्मों के लोग वैसे ही बिहेव करते थे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में पूरी समरी आ जाती है। उनकी सर्वधर्म प्रार्थना, जी भाई, सर्वधर्म प्रार्थना तो गांधी आश्रम में भी होती है। जी। दूसरा नेहरू। अब नेहरू ने एक, उनका बहुत प्यारा वाक्य है, उनको कहा गया सोमनाथ का मंदिर उद्घाटन करने राजेंद्र प्रसाद जाने वाले थे, बोला मत जाइए, सरकार के पद पर रहकर आपने ये नहीं करना चाहिए। जी, सरकारी पद पर रहकर आपने नहीं करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है। तो सरकार का काम क्या है? भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय नेहरू कहते हैं, ये जो बांध है, यूनिवर्सिटीज़, IITs, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। आपके जो मंदिर, मस्जिद, चर्च आप करो जी, पर इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का मंदिर कौन सा है? जहाँ आपको शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, साइंस की तरक्की हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो। तो ये नेहरू का काम है, जो आज मैंने नहीं सुना है कि कोई 2 करोड़ जॉब का वादा होता है और 2 करोड़ जॉब चली जाती है। डिमोनेटाइजेशन के बाद कितनी जॉब्स गई, नोबडी नोज। जॉब मिलने का तो सवाल ही नहीं। लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा हुई। सेम। और अंबेडकर तो दोस्तों ऐसा है कि मैं कहूँगा कि अंबेडकर, सबको कितना सलाम करें वो एक सोचने की बात है। अंबेडकर ने जो यहाँ एक क्रांतिकारी काम किया, सदियों से यहाँ गैर बराबरी, दलित, कास्ट सिस्टम, फ्रैंकली बोला जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए।
आरएसएस क्या वह कहता है कि जातियों में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। अच्छा लगता है सुन के। जी। अम्बेडकर क्या कहते हैं? जाति व्यवस्था होना ही नहीं चाहिए। जी। इसके लिए क्या करो? जाति के आधार पर जो समाज में सेग्रीगेशन है बंद करो उसको। अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज करो। और गांधी उसके सबसे बड़े फॉलोअर। गांधी ने क्या किया? अम्बेडकर से उनके मतभेद बताए जाते हैं। गांधी ने किया क्या? गांधी ने अम्बेडकर से पुनः पैक्ट समझौते के बाद 2 साल तक तो गांव-गांव घूमे। दलितों को मंदिर प्रवेश, दलितों को पानी पीने की जगह ले जाते थे और फैसला किया मैं उसी शादी पर को अटेंड करूंगा जिसमें अंतर जातीय विवाह होता है, बाकी मैं नहीं जाने वाला। तो इनके क्लोज रिलेटिव थे, नहीं गए। और अम्बेडकर जी की जब शादी हुई ब्राह्मण लड़की से, तो उन्होंने पहला वाक्य क्या कहा? आज अगर बापू होते, गांधी होते, तो आज वो बहुत खुश होते। क्यों? कि मैंने अंतर जातीय विवाह किया। जी, शामिल होते हैं। तो नए भारत में डिसेंट पर क्या असर पड़ा है आपके हिसाब से? डिसेंट पे तो देखिए, एक केवल उमर खालिद को याद रखिए। उमर खालिद जी, उनके साथ जो लोग शांति की बात करते करते जेलों में 5-6 साल से सड़ रहे हैं। अरे कल की बात देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी के अली महमूदाबाद वाले अली खान जी, उन्होंने एक अच्छा प्यारा पोस्ट लिखा कि भाई वो सोफिया कुरैशी को आप तारीफ़ करते हैं। तो ये भी देखिए कि देश का मुसलमान पे जब बलडोज़र चलाया जा रहा है, उस पर जब लिंचिंग की जा रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। और मिलिट्री ने बहुत अच्छा काम किया है आतंकवाद से बचा के। पर युद्ध अच्छा नहीं होता। युद्ध जैसे साहिर लुधियानी का यहाँ याद आता है, ये जो युद्ध है ये समस्या को हल नहीं करता, अपने आप में एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और साहिर का वो जो नज़्म है पूरी, वो तो लोगों ने याद करना चाहिए। बम इधर गिरे या उधर गिरे, जो भी होता है, पूरी हम इंसानियत चोट खाती है वगैरह वगैरह, मुझे याद नहीं है। तो ये जो अम्बेडकर का हम बात कर रहे थे, अम्बेडकर को मैं इस देश का रूसो मानता हूँ। और इसीलिए अम्बेडकर ने भारत की जो परंपरा थी, गौतम बुद्ध, संत कबीर जी और ज्योतिराव फुले, इनको अपना गुरु मान के एक ऐसा नरेशन दिया है हमको जो वास्तव में समाज को सही दिशा में ले जाने वाला है। और इसके लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की, डीएससी, ये क्या डिग्री उनके पास नहीं थी, पर डिग्रियां इधर रखी, समाज में कूदे और पूरे आंदोलन के साथ साथ पार्टियां बनाई, ये किया, अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई। जी। अच्छा, डिसेंट के बाद इंस्टीट्यूशन जिस पर पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है, जुडिशरी और मीडिया, इन दोनों पर भी अपने ख्यालात जाहिर कीजिए। क्या? देखिए, मीडिया के बारे में पहले बताऊंगा कि जैसे मीडिया तो बहुत बुरे दौर से गुजरा जी। 2004 के बाद ज़्यादातर कॉरपोरेट ने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को खरीद लिया, क्योंकि अभी तक जो मीडिया टेक्नोलॉजी थी महंगी, आप टीवी चैनल चलाओ, न्यूज़पेपर चलाओ, बहुत महंगा। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने खरीद के पूरा वो बीजेपी का भोंपू बन गया। और रवीश कुमार ने अच्छे से कहा, ये गोदी मीडिया हो गया। अब उसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई, पिछले 6-7 साल से एक नया मीडिया चालू हो रहा है, सोशल मीडिया जो चालू हुआ है यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से। उसमें ध्रुव राठी से लेके तो श्याम मीरा सिंह, सत्य हिंदी और हमारे जैसे कुछ छोटे छोटे लोग भी, जो कोशिश हुई है कि सच्चाई को समाज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया का एक बड़ा तबका है जो सरकार का भोंपू है, सांप्रदायिकता का भोंपू है। अभी भी पहलगाम के समय उन्होंने अपनी दिखा दिया रंग जी। कराची कब्जे में आ गया, लाहौर कब्जे में आ गया, इस्लामाबाद आ गया, यहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। और दूसरी तरफ एक रिस्ट्रेंड आवाज़ है कि पहलगाम हुआ है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, सबका आदर करो, और वो जो हिमांशी निर्वाल थी उसको फॉलो करो। और ये बात छोटे छोटे मीडिया ने पहुंचाई। रवीश कुमार का चैनल देखिए कितना पॉपुलर हो गया है, सलाम करने लायक हैं ये लोग। तो एक विरोध का स्वर भी निकल रहा है जो उस बड़े वाले मीडिया को
अच्छी चुनौती दे रहा है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि अभी लेटेस्ट पहलगाम का केस हुआ, उसमें जो मीडिया का रोल था बहुत ख़राब था कि उसने जो खबर दी वो सिरे से गलत निकली। तो इसका कुछ असर आना चाहिए आने वाले टाइम में, बेटर असर, मतलब पॉजिटिव असर आना चाहिए इसका। बेटर असर तो यही आएगा कि जो कुछ क्योंकि सबने देख लिया ना कि ये तो गलत न्यूज़ थी। पर जो लोगों पे असर आया है वो थोड़े अंधभक्त बन गए हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन वो ढूंढ लेंगे। पर ये है कि इससे यूट्यूबर्स और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। जी, थोड़ी बहुत बदनामी होगी, वो 2-4 दिन में ढक लेते हैं। कोई प्रोपेगेंडा का असर इतना होता है, गोबेल्स वाली बात है, बार बार प्रोपेगेंडा करो, लोग भूल भी जाएंगे उन्होंने पहले क्या कहा। हाँ, लेकिन लोग यूट्यूबर्स हैं जैसे आपने बताया, ये लोग याद दिलाते रहेंगे ये सब। और इसमें इंटरनेशनल मीडिया ने और यूट्यूबर्स ने बहुत इसकी मतलब निंदा भी, मजम्मत की है। हाँ, मजम्मत बहुत ज़्यादा की है इसकी। तो क्या मतलब एक मूवमेंट की ज़रूरत है आपके हिसाब से? क्या अब आप बता रहे हैं जो मूवमेंट करने वाले हैं वो बड़े कमज़ोर हैं उनके अगेंस्ट? तो देखिए, अभी पॉजिटिव साइड बताऊं जी, कि बीच में जो मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने इस खतरे को टाइम पे नहीं पहचाना। जी, जो नफ़रत फैलाने वाला काम था, चलता रहा, लोगों ने बोला अरे ये फालतू चीज़ है, ख़त्म हो जाएगी, इसमें क्या है, वगैरह वगैरह। हम जैसे लोगों ने भी वही सोचा। तो अभी हम जाग रहे हैं, जब जागे तभी सवेरा। और अभी पिछले 3 सालों में, 4 सालों में 2-3 अच्छी बातें हुई हैं। मैं पर्सनली किसी पार्टी को नहीं करता, पर ख़ास तौर से राहुल गांधी को सलाम करना पड़ेगा कि उसने इतनी हिम्मत से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और पिछले 3 साल से वो जो हिम्मत से नाम लेकर आरएसएस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहे हैं कि देश का आज खतरा कहाँ है। अंबानी अडानी का नाम लेके ज़्यादा कर रहे हैं, हाथ में संविधान लेके चलते हैं जी, संविधान को अंदर से बोलते हैं। आप बताइए पिछले 2-3 साल से उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया जो सच नहीं है? एक तरफ तो झूठ बोलने वालों की भरमार है, उसने जिस बात पे भी कहा बराबर सच कहा, छाती तान के कहा। भले वो दावा ना करता हो कि मेरी छाती 56 इंच की है, पर बात तो बिल्कुल खुली छाती से करता है। तो लेकिन अगर सच है, बहुत ज़्यादा सच्चाई है, तो लोगों के दिलों में उतर क्यों नहीं रही? काफ़ी उतरी है। देखिए, ये मैं आपसे थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ। आप देखिए 2019 में जी, जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की हालत 51 की 52 सीट्स पे थी। हाँ, 49 99 पे आ गए। और जो ये लोग दावा कर रहे थे 400 पार का, वो धराशायी हो गया। और इस चुनाव में भी 78 सीटों पर बेईमानी हुई है। वो बेईमानी नहीं होती तो ये सरकार बनती नहीं थी। पर राहुल गांधी के साथ ही एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो सोशल ग्रुप्स हैं जी, किसानों में काम करने वाले, मजदूरों में काम करने वाले, दलितों में काम करने वाले, अल्पसंख्यकों में काम करने वाले, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन उभर रहा है। कर्नाटका में एड्डुलू कर्नाटका, जी जी, भारत जोड़ो अभियान, क्या है ये कि भाई ठीक है आपके और मेरे डिफरेंसेस हैं छोटी बात पे, पर हमको एक बात मालूम है कि यहाँ डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है, सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखना है, और जो मज़हब के नाम पे नफरत फैलाते हैं वो पार्टी को नहीं आने देना। ये इस पे कॉमन है। ये आगे की उम्मीद है, इसी को आगे ले चला जाए तो ये आगे की उम्मीद इसमें दिखती है। अच्छा, इसका कुछ आपको बेस नज़र आता है कि नहीं? मतलब जो प्रोपेगेंडा आप बोल रहे हैं जिसको, क्योंकि आप देखें तो हाईलाइटेड जो क्रिमिनल्स रहे बहुत सारे इंडिया में, तो ज़्यादातर मुसलमानों का नाम रहा। तो इन सब वजहों से ही ये प्रोपेगेंडा हो पाया ना। अगर ये नहीं होता तो नहीं हो पाता शायद इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा। तो क्या दिखाएंगे कि कैसे मुसलमान ख़राब होते हैं, तो उनको दिखाया गया ना, तो वो थे उसमें ज़्यादा। देखिए, भारत में अगर मुस्लिम कौम, मैं डिफेंड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम कौम ने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अब आप देखिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई जी, क्या कहा उसने कि भारत में 1947 से लेके ज़्यादातर कम्युनिटीज़ की आर्थिक सामाजिक हालत सुधरी है, मुसलमानों को छोड़कर। जी,
मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है उसमें एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक जी। भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। और इनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जेल में है। जी क्रिमिनल कैसे बनते हैं? आर्थिक कारण भी एक रहता है, एक जी बहुत सारे कारणों में आर्थिक कारण भी रहते हैं। और देश में गरीबी किस समाज के खिलाफ से ज़्यादा बढ़ी है? मुसलमानों के बीच में। तो ये मेरे ख्याल से अंडरवर्ल्ड जो है उसमें बम्बई में तो बहुत सारे अंडरवर्ल्ड जी। हिंदू भी थे। अभी अरुण गौली को किसी में जमानत तो नहीं मिली, जेल में ही है वो। वरदराजन था, दूसरे लोग भी थे। हो सकता है मुस्लिम अंडरवर्ल्ड को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। मगर इसके पहले दलित सबसे कमज़ोर वर्ग रहा इंडिया का, जो है वो एससी। और तो इसमें तो मतलब क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़े कंपेरेटिवली। उसमें एक है कि दलितों को एक होप मिली कि हमारे लिए आरक्षण है। जी अम्बेडकर ने हमको रास्ता दिखाया है जिस पे चलना है, इसलिए शायद उनमें ज़्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं रही। और ये टेंडेंसी रही, मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, कुछ मेरा उद्धार हो जाएगा। जी जबकि मुसलमान को लगा मैं पढ़ा तो भी क्या करना है। सलीम लगड़े पे मत रो, मैंने फिल्म देखी थी, तो उसमें वो एक मुसलमान लड़का पढ़ने जाना रहता है, बाकी बच्चे बाकी दोस्त में तो क्यों जा रहा है, चल मस्ती करेंगे। तो कोई हिंदू है कि जो तेरे को नौकरी मिलेगी? मैंने पीएचडी गाइड किया, मेरा एक मुस्लिम स्टूडेंट था, उसको इसीलिए रिजेक्ट किया गया कि वो मुस्लिम, जॉब नहीं दिया उसको, मेरे सामने की बात है। तो ये मुस्लिम कौम को मैं चाहूँगा कि देखिए ये तो है साइड इफेक्ट है, क्योंकि ऊपर मतलब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपने तरफ के लोगों की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम जाएगा और वो ज़्यादा काबिल है तो उसको साइड कर दिया जाएगा। उसी के बराबर के दो लोग होंगे तब तो ये हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि उसको रिजेक्ट करके उसको ले लिया गया। तो कमी तो अपने ही तरफ माननी चाहिए। कमी भी हो सकती है, वो भी एक बात हो सकती है जी। और अभी अब देखिए बार बार कॉल दिया जा रहा है मुसलमान ट्रेडर्स का बायकॉट करो, सोशल मीडिया पे आ रहा है मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो। तो इसमें तो काबिलियत का कोई सवाल नहीं। तो इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मतलब अब क्या चाहते हैं लोग जो कर रहे हैं ये काम, अगर तो क्या चाहते हैं? जैसे पावर में है, पावर में और मजबूत हो जाएंगे। मान लीजिए डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, मान लेते हैं, तो मतलब ये इससे रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट वही आएगा कि हम लोग हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे। पाकिस्तान में सभी मुसलमान तो वो तो देश का नुकसान होगा ना। हो रहा है, होगा क्या, मैं तो कह रहा हूँ ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मतलब डेवलपमेंट को रोक रहा है ये, प्रॉस्पेरिटी को रोक रहा है। पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ बने। जी। इंडिया में नेहरू था, पाकिस्तान में वो नवाब लोग थे। जी। अमेरिका ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, उनको लग्जरीज दे दी, कुछ लोग ऊपर चले आए, जी। बाकी लोग सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोशिश की गई, लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई, दलितों को आरक्षण देने की कोशिश की गई, महिलाओं को समाज में लाया गया, पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया गया, साइंस और एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंट दिया। आज आईआईटी इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया का ही नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड। तो ये ऐसे नहीं हुआ। आईआईटी भी है, मेडिकल कॉलेजेस भी, एम्स है। जी। IIMs, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सब टॉप लेवल पे। ये नेहरू का कल्पना जो शुरू में मौलाना आज़ाद ने लगाई, ही वॉज एजुकेशन मिनिस्टर। जी। तो यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया में मिक्स था, जो लैंडलॉर्ड एलिमेंट थे पर जी कमज़ोर थे, वहाँ लैंडलॉर्ड एलिमेंट ही थे। पाकिस्तान जो गया। जी। तो पाकिस्तान का नाम लिया आपने, जिन्ना को वजह मानी जाती है पाकिस्तान फॉर्मेशन, तो और वो भी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए उन्होंने, जबकि जिन्ना का जो बैकग्राउंड था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो भी मतलब फंडामेंटल इस्लामिक पर्सन नहीं थे वो। तो वो कैसे बना सकते हैं इस्लामिक स्टेट? देखिए ऐसा है कि जिन्ना उस समय के सबसे अच्छे लॉयर थे। जी। और जिन्ना शुरू में कांग्रेस में रहे। जी। और कांग्रेस में रहे तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी की। जिन्ना और तिलक के बीच में लखनऊ पैक्ट भी हुआ। बाद में क्या हुआ, 1920 में गांधी जब लीडरशिप में आए तो गांधी ने दो काम किए।
एक तो फ्रीडम मूवमेंट को मास मूवमेंट में तब्दील किया, जी, लोगों को जोड़ा। जिन्ना उसके खिलाफ थे। जिन्ना बोले हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही अपने अधिकार लेना चाहिए। गांधी ने बोला जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे आपको अधिकार कहाँ से मिलेंगे, और पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। और दूसरा उनकी जो विरोध था वो खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने सपोर्ट किया। अच्छा बुरा जो भी हो, जी, गांधी बहुत क्लियर थे कि देश का मुसलमान पर्टिकुलर हालात से आया है, वो अगर आज़ादी के मूवमेंट में पूरा पूरा नहीं जुड़ता तो देश को आज़ादी नहीं मिल सकती, भारत देश नहीं बन सकता। ये दो बातों की जिन्ना की असहमति थी। वो कांग्रेस छोड़कर लंदन चले गए, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो नवाब लोग जाके मिले, बोले हम मुसलमानों का तो बुरा हाल है, आप आइए हमारे लीडर कीजिए। तो वो आए और उन्होंने फिर जो पैंतरा बदला कि मुसलमानों की सिक्योरिटी के लिए एक देश चाहिए। और केवल जिन्ना ही नहीं थे जिन्होंने टू नेशन की बात की। जिन्ना के पहले सावरकर ने तो 1923 में बात की थी कि सावरकर ने मुस्लिम के फेवर में बात की, नहीं, टू नेशंस की बात की कि यहाँ दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र एक मुस्लिम राष्ट्र। ये बात एक तरफ कांग्रेस स्ट्रीम चलती है, उसके साथ ही दोनों स्ट्रीम्स चलती है, जी, मुस्लिम नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म। अब डिटेल से फर्क होगा, पर मोटे तौर पे अंबेडकर यही बताते हैं कि मुस्लिम नेशनलिज्म जिन्ना, हिंदू नेशनलिज्म सावरकर, इनमें काफ़ी समानता है। जी। तो सर आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो एक तो आपने आरएसएस पर और धर्म, सत्ता और हिंसा, इन सबों पर, और सेकेंड असैसिनेशन ऑफ गांधी, बाकी समय में ये सेकेंड असैसिनेशन ऑफ गांधी में क्या आपने कहना चाहा? सेकेंड असैसिनेशन ऑफ गांधी में ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार तो गांधी को 3 गोलियां मार के मारा गया। जी, आज जो हो रहा है पिछले 25 साल से, ये उनकी दूसरी हत्या है। उन्होंने जो प्रिंसिपल हमको दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जी, उसको फिर से मारा जा रहा है। तो उसको मैं गांधी, यानी हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई डाली जा रही है, उसको मैं गांधी हत्या फिर से करने के समान मानता हूँ। बाकी किताबों के अलावा एक है कास्ट, हिंदुज़म और दलित, इसमें क्या कहना चाहा आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भारत का कास्ट सिस्टम है, जी, ये हिंदू धर्म के अंदर का मामला है। आरएसएस बताने की कोशिश कर रहा है कि कास्ट मुसलमानों के कारण आई, जी, और कास्ट में वो गैर बराबरी मेंटेन करना चाहते हैं, जबकि अंबेडकर कहते हैं कास्ट खत्म होना चाहिए। जी। तो मेरा यही बोलना है कि हिंदू धर्म के नाम पे ये कास्ट को मजबूत करना चाहते हैं इनडायरेक्टली, और ज़बानी जमा खर्च दूसरा है और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे दूसरा है। एक आपने बुक लिखी पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड कश्मीर, अभी आपने बात भी की उसके बारे में थोड़ी, लेकिन उसमें कश्मीर पार्टीशन की बात हुई, कश्मीर की बात नहीं हुई। उस पर भी क्या राय थी आपकी इस बुक में? मेरी राय यही है कि पाकिस्तान का जो मामला है, जी, वो तो यहाँ के जो राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, उनको इस प्रकार का डेमोक्रेसी नहीं चाहिए था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस नहीं चाहिए था। वो तो ऊंच नीच के समाज को मानते थे, इसलिए 2 प्रकार के राष्ट्रवाद निकले। मनुस्मृति चाहिए थी उनको, मनुस्मृति, और मुसलमान राजाओं को अलग प्रकार से ऊंच नीच चाहिए थी, चाहिए वही था, नाम दूसरा है। तो इसलिए तो यहाँ पार्टीशन हुआ, और अंग्रेज़ों को पार्टीशन में बहुत रुचि थी। पार्टीशन कराने में अंग्रेज़ों को रुचि क्यों थी? क्योंकि इस समय आपको पता है रशिया, अमेरिका एक दो पावर्स थे, और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के जो मेजर लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सब लेफ्टिस्ट थे। जी, उन्होंने कहा भारत अगर इंडिपेंडेंट एक रह गया, ये तो रशिया के साथ चले जाएंगे, तो इस एरिया में हमारा बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कौन संभालेगा? तो इसलिए उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान बनेगा तो उसमें हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और यही हुआ। फोरसाइट थी उनकी। जी, पाकिस्तान में ही अमेरिका ने बेस बनाया, वहीं से उसने जाके वेस्ट एशिया में तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की बात की। तो ये उसका पार्टीशन का, तो ये मतलब ये ब्रिटिश का नहीं बल्कि अमेरिकन और रशियन की साजिश थी। नहीं, साजिश नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा, ब्रिटिश का इंटरेस्ट था, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिका साथ में चलते हैं। उनको डर था
कि इंडिया इंडिपेंडेंट रह जाएगा तो ये रशिया के साथ मिलेगा, रशिया के साथ को अलाय करेगा, मतलब किया भी बाद में उसको। हाँ, किया भी इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान रशिया का पिट्ठू बन गया, अमेरिका का पिट्ठू बन गया। ये उनका एक फोरसाइट था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने, ब्रिटिश ने कभी भी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस पे किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की। जी, करो भाई आपको जो करना है, बल्कि मतलब उसे फैसिलिटेट किया, पनपने दिया उसका। तो अच्छा सर, इसमें अभी आपने अम्बेडकर की बात की, तो आपने बुक लिखी अम्बेडकर और हिंदुत्व राजनीति। जी, तो उस वक्त तो ये मामला था नहीं कि था? देखिए उस समय भी ये मामला थोड़ा विकसित हो रहा था जी। और इधर क्योंकि अम्बेडकर बहुत गहरे स्कॉलर थे, वो हिंदुत्व की राजनीति को भी अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने 2-3 बातें मुख्य कही, फोरसाइट किया उन्होंने उस समय कहा 3 बातें। उन्होंने पहली बात कही कि हिंदू धर्म के अंदर जो सबसे डोमिनेंट मजबूत टेंडेंसी है वह ब्राह्मणवाद। जी, एक। दूसरा उन्होंने कहा जो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू राज, अपनी उनकी किताब जो पार्टीशन पे है, हाँ, एक पार्टीशन, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर यहाँ हिंदू राज बन जाता है, पाकिस्तान बना जी, तो हिंदू राज बनने की संभावना बढ़ जाएगी। जी। और हिंदू राज बना तो वो यहाँ के आम लोगों के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। अम्बेडकर, तो ये उन्होंने कहा। अभी देखिए अभी हुआ क्या, मैंने वो किताब क्यों लिखी कि एक तरफ हिंदुत्व ने उनके विचारों को समाप्त किया, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया, हिंदू कोड बिल का विरोध किया, तिरंगा का विरोध किया। 1980 के बाद स्ट्रैटेजी बदली कि अगर हम अम्बेडकर का विरोध करेंगे तो इतना बड़ा जो चुनावी मैदान है निकल जाएगा। जी, निकल जाएगा। तो क्या करो, अम्बेडकर की मूर्ति को माला पहनाओ, लोगों के बीच में बताओ कि अरे आप दलित हैं, हम ये हैं, भाई भाई वो मुसलमान हमारा दुश्मन है, आपस में हम क्यों ये करें। तो वो पूरी किताब इस पे डील करती है कि उन्होंने क्या तरीके अपनाए दलितों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए, और अम्बेडकर का नाम और मनुस्मृति का काम, ये दोनों ने जो मिक्स किया उसमें वो। और एक बुक आपने अम्बेडकर दलित के साथ साथ अम्बेडकर दलित और स्त्री प्रथा, जी, ये लिखी। स्त्री में अम्बेडकर का नाम शायद नहीं है, तो वो रिलीजन, दलित और विमेंस राइट्स ऐसा है। अच्छा, मैं भी नाम भूल रहा हूँ। ओके, रिलीजन्स एंड स्त्रियों पर है, स्त्रियों पर है। मैंने ऐसा बताने की कोशिश की कि भाई ये जो भी फंडामेंटलिज्म है, जी, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो, हिंदू फंडामेंटलिज्म हो, सिंहला बुद्धिज्म हो, ये सब जो है ये स्त्रियों को दुय्यम दर्जे का स्थान देते हैं। जैसे पुरुषों के लिए यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति है। जी, ये एक सिंबल के रूप में बता रहा हूँ। ऐसी तालिबान में आपको कोई औरत नहीं मिलेगी। मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन इजिप्ट में स्ट्रॉन्ग है, वो भी औरतों को कैद करके रखना। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हुई है, बांग्लादेश में भी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हुई। अब ये प्राइम मिनिस्टर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सोशल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जी, भारत में इंदिरा गांधी हुई, औरतं की परिस्थिति सुधरी है, औरतों की तो परिस्थिति वैसी सुधर रही थी, उसको ज़्यादा कोई, वो तो सिविलाइजेशन की। हाँ, तो ये दूसरा, ये जो साउथ एशिया में जैसे बर्मा में भी वो सूची है, यहाँ बंदार नायके थी, श्रीलंका में बेनज़ीर भुट्टो, इधर बंगाल में भी दो, ये अपने कनेक्शन के कारण ऊपर आई है। एक महिला प्रधानमंत्री यानी सब महिलाओं की परिस्थिति सुधर गई, ऐसा नहीं है। महिलाओं की परिस्थिति वैसी की वैसी है, पर ये एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी हत्या की गई उसकी पत्नी है, जी जी, बंदार नायके, और ये जी जी बांग्लादेश वाली, उसके कारण बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी। तो ये कनेक्शन से वो आए हैं, ये वहाँ के औरतों की पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती। स्थिति यहाँ नहीं बदली, वहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ही खराब है। जी। अच्छा, रिजर्वेशन का रेलेवेंस आपको क्या समझ में आता है? किसका? रिजर्वेशन। देखिए, अब रिजर्वेशन ऐसा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों के रिजर्वेशन की भी बात की गई थी जी। और मुसलमान और दलित ये दो पिछड़े हुए क्यों हैं? एक मुसलमान है, एक दलित है। दलित को तो रिजर्वेशन देना आसान था क्योंकि वो तो हिंदू कैटेगरी में भी आता है, वैसे जी इस क्रिश्चियंस में भी आते हैं, उसको नहीं मानते। और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्होंने रोक दिया।
रिजर्वेशन तब देना पड़ता है जबकि समाज की परिस्थिति बहुत एडवर्स हो जाए, एडवर्स हाँ कुछ कम्युनिटी के लिए हो जी, तो उसको ऊपर उठाने के लिए, मतलब अनइवन हो, डिस्टेंस बहुत है, जैसे औरतों के बारे में जी होना चाहिए रिजर्वेशन, तभी तो वो उनकी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स यानी जो उनकी परिस्थिति में जो एक लेवल तक लाने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उस लेवल तक आ जाए, कम से कम 40% 30% तक आ गए और तब फिर 70-30 में भी तब अपनी काबिलियत से आगे बढ़ सकता है वो। तो रिजर्वेशन, एक लिमिटेड रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है आपके हिसाब से। अच्छा, अभी आपने बात की ना पाकिस्तान वाली, बहुत सारी बातें हैं, कश्मीर पर बात रह गई। मतलब कश्मीर का जो कश्मीर की वजह से ही पाकिस्तान इंडिया का सारा कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है। तो नियर फ्यूचर या कभी भी सॉल्व होने की गुंजाइश है? बैकग्राउंड क्या है और सॉल्व हो सकता है कि नहीं? किसी के इंटरफेरेंस होगा तब होगा, या जो द्विपक्षीय हो जाएगा आपस में? देखिए, पहले हम समझ लें कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों हुआ जी। जो भारत की 600 के आसपास रियासतें थी जी, सब भारत में मिल गई। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा मुझे नहीं मिलना, निज़ाम ने भी कहा मुझे नहीं मिलना, इंडिपेंडेंट रहना। निज़ाम को तो आर्मी एक्शन से मिला लिया, पुलिस एक्शन बोलते हैं उसको। जी। हरि सिंह नहीं मिल रहा था। हरि सिंह ने जम्मू में मुसलमानों को कत्लेआम भी कराया। उधर से जिन्ना ने कबायलियों को भेजा, जम्मू में कत्लेआम कराया राजा ने, राजा हरि सिंह ने। तो उधर से जिन्ना ने कबायलियों को भेजा कि जाओ कश्मीर को कब्जा करो। अब वो कबायली आने लग गए तो हरि सिंह वहाँ के राजा थे, वो काफ़ी संकट में आ गए। शेख अब्दुल्ला वहाँ के बड़े लीडर थे, सबसे बड़े लीडर, शेर कश्मीर। तो हरि सिंह ने कहा मुझे इंडिया में नहीं मिलना, पाकिस्तान में भी नहीं मिलना। अब पाकिस्तान की फ़ौज आपके दरवाजे तक आ गई तो डर लगा, क्या करें? तो फिर इंडिया के साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन की और उसके बाद वो भारत में मिले 4 डिपार्टमेंट को छोड़कर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दिल्ली में रहेगा, बाकी सबके लिए असेंबली जिम्मेदार रहेगी। अब इंडिया से मिलने के बाद वहाँ जनरली वहाँ इलेक्शंस भी हुए, शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर चुन के आए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो लैंड रिफॉर्म्स हुए, वेरी गुड। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी ऑटोनॉमी कम करने की कोशिश की, तो वो सीज फायर करना पड़ा। 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, 2/3 इधर आ गया। और पाकिस्तान चाहता था कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए उसको पाकिस्तान में मिलना चाहिए जी। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि मानते थे कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में सेकुलरिज्म है, तो इंडिया में आना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन रह गया। शेख अब्दुल्ला इंडिया के फेवर में थे, राजा हरि सिंह ये ऑटोनॉमी में चाहते थे। तो जैसे कि बंगाल में मिलिट्री एक्शन से इंडिया ने कब्जा किया, हैदराबाद किया, तो उसी मतलब यहाँ लेट किया इसने फैसला। इसका मतलब इंडिया ने अगर पहले ही यहाँ पर भी मिलिट्री एक्शन लेके पूरा कश्मीर आ जाता तो ये जो 33 या 43% पाकिस्तान में चला गया है वो बच जाता। उसमें ऐसा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हरि सिंह इंडिपेंडेंट था। ओके, लॉ एज पर द लॉ, इंटरनेशनल लॉ, वो इंडिपेंडेंट था। ओके, आप उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। निज़ाम में तो क्या हुआ, हैदराबाद में कुछ अंदर के लोग जो थे, असंतुष्ट लोग, मतलब एक अलग कंट्री बन गया था वो कश्मीर। हाँ, अलग ही था। यूनाइटेड नेशंस में आइडेंटिफाई हो गया था। हाँ, कि वो बाद में रिकॉग्निशन वगैरह जो प्रोसेस बाद में थी, और उसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कश्मीर मेरा है और मैं इसको टूरिज्म के लिए डेवलप करूँगा। और उधर से पाकिस्तान से देखा नहीं गया, तो फिर उसको शेख अब्दुल्ला जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ थे वो इंडिया में मिलना चाहते थे, तो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुआ, मैंने जैसे बताया जी। तो उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम करने लगी जी। शेख अब्दुल्ला चिल्लाने लगे ये क्या कर रहे हो। अच्छा सर, इसके पहले मैं रोक रहा हूँ कि जब ये हो गया कि इन पाकिस्तान में 43 या 33%, तो पता एग्जैक्टली नहीं, तो ये कब्जे में कर लिया। यूएन पूरी कश्मीर की ऑटोनॉमी को आइडेंटिफाई कर चुका था, बाउंड्री कर चुका था। तो यूएन को तो जब ये खत्म हो गया, मतलब जंग खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, तो वापस करा देना चाहिए था।
तो यूएन में रेजोल्यूशन क्या हुआ जी और यूएन में पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता रहा। जी यूएन रेजोल्यूशन किया कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज खाली कर दे, इंडिया अपनी फ़ौज कम कर दे। पहले कंडीशन पाकिस्तान पे थी कि आपने आक्रमण किया, आप खाली करो, जी दूसरा इंडिया पे था। तो उसके बाद यूएन के सुपरविजन में यहाँ प्लेबिसिट होगा। प्लेबिसिट में लोगों को 3 ऑप्शन देंगे, पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। रेफरेंडम कराने के लिए रेफरेंडम, वो रेजोल्यूशन हो गया। पाकिस्तान ने बोला मैं नहीं खाली करता। पाकिस्तान वाज सपोर्टेड बाई अमेरिका। तो न मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न पाकिस्तान खाली करेगा, न प्लेबिसिट होगा। इसका मतलब है कि यूएन की ढिलाई और अमेरिका की शय की वजह से ये जो कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, ये इस वजह से गया है। करेक्ट। क्योंकि उसको यूएन को चाहिए था कि वो जो कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है वो खाली करा के कश्मीर को वापस कर दे या इंडिया को वापस कर दे, या प्लेबिसिट करा दे, है ना, या ये करा दे। तो अच्छा, फिर आपने बताया कि ये रेफरेंडम की चीज़ रख दी उसने और पाकिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं खाली करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला ने जब बोलना चालू किया कि इंडिया तो इंजस्टिस करा रहा है जी, तो कैबिनेट के प्रेशर। नहीं, शेख अब्दुल्ला तो इंडिया के फेवर में थे। हाँ, फेवर में थे, पर वही बात नहीं, आपने एक सेंटेंस मिस किया। इंडिया ने ग्रेजुअली उनके पावर कम करना चालू कर दिया जी। शेख अब्दुल्ला चिल्लाए तो उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। ओके। नेहरू ने जेल में डाला और जेल में जब डाले तो लोकल डिससेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ गया। ओके। लोगों ने बोला हमारी कश्मीरियत तो ख़त्म हो रही है। तो वहाँ फिर पाकिस्तान ने एनकरेज किया, हथियार दिए, जाओ मस्ती करो। और 1990 के बाद, शुरू में ये मामला केवल कश्मीरियत का था। 1990 के बाद जब वो अलकायदा वाले एलिमेंट अफगानिस्तान से इधर आए, मिल गए, उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम रूप दे दिया, जिहाद। काफी 1990 के बाद कश्मीर का प्रॉब्लम बढ़ गया। जी। तो मतलब ये है कि इसमें मिसहैंडलिंग हुई, थोड़ा पाकिस्तान की भी उसमें रोल है। पाकिस्तान ने शुरू किया ये जंग, अमेरिका का रोल है, अमेरिका का, यूएन का। अमेरिका का रोल क्यों है? क्योंकि अमेरिका देख रहा था कश्मीर पॉलिटिकली बहुत जियोग्राफिकली बहुत स्ट्रैटेजिक है। जी जी जी। चाइना से बॉर्डर मिलता है, रशिया से मिलता है, इंडिया से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, वेस्ट एशिया के पास है, तो इसलिए वो बहुत इंटरेस्टेड था। पाकिस्तान को उसने शय दी, मामला वहाँ है जी। तो सर, अब आपके बाद एक आपने कम्युनलिज्म पर तो बहुत सारी लिखी, इसके अलावा आपने लिखा है गॉड पॉलिटिक्स। जी, तो ये भी वही चीज़ है। गॉड पॉलिटिक्स में मैंने बताने की किया कि गॉड के नाम पे पॉलिटिक्स आज चल रहा है जी। गॉड के नाम पे तो मोहब्बत होना चाहिए, और आज जो पॉलिटिक्स है वो गॉड के नाम पे चल रहा है। गॉड एक है अगर, तो वो सब उसके हैं। तो उसमें यहाँ जो ये राम मंदिर का आंदोलन है, गाय का आंदोलन है, सबके पीछे गाय तो आपने गॉड को लगा रखा है, तो वही मैंने गॉड पॉलिटिक्स। अच्छा, आपने अभी 92, प्री-92 और पोस्ट-92 का सेग्रीगेशन किया। एक बुक है आपकी जिसमें कि 26/11 पोस्ट 26/11 पर आपने उसके पर्सपेक्टिव, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मतलब देखिए, एक तो पर्सपेक्टिव था कि ये केवल पाकिस्तान से आए हुए हैं जी, आतंकवादी, और वो सब उनकी शरारत है जी। और दूसरा ऐसा था, हेमंत करकरे का भी मर्डर हुआ। उसमें कुछ लोगों को शक था कि इसमें कोई और एलिमेंट भी घुसे हुए जी, जो 26/11 का सही थ्योरीज थी सर। हाँ, जो ये अपने एक मुशरिफ, SM मुशरिफ जी, जो एक बुक है, तो उसमें बोलते हैं कि 26/11 का फ़ायदा लेकर हेमंत करकरे को मारा गया। तो ये जो हेमंत करकरे का एस्पेक्ट है, उस किताब में मैंने कुछ आर्टिकल्स जमा किए जी, बहुत अलग अलग लोगों की। हमारे गांव ब्लास्ट का मामला था, उसी से जोड़ा होगा। करेक्ट। और उसमें क्या असावधानी बरती गई जिसके कारण हेमंत करकरे की डेथ हुई। सर, जो गिवन मतलब जो सर्कमस्टांसेस हैं अभी, तो आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि जो सुधार करने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, या जो समझते हैं जैसे आप हैं जिस तरह के, वो बहुत कम हैं और कम ताकतवर हैं। तो ये मालूम है आपको कि वो सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, आप कम ताकतवर हैं। तो इसमें मतलब किस तरह से काम किया जा सकता है कि इफेक्टिव हो? देखिए, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जी।
और बहुत इसका जवाब भी बहुत कठिन है। इसको मैं 4 लेवल पे देखता हूँ। एक तो ग्राउंड लेवल पे जो गलत धारणाओं को फैलाया गया है, मंदिर तोड़ा जाना, धर्मांतरण करना, आतंकवाद मुसलमानों के कारण है, परिवार बड़े होते हैं, पाकिस्तान के प्रति वफादार होते हैं। एक तो इसके बारे में सच्चाई लोगों तक ले जाना। गांधी लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? वो तो जादूगर थे, पर आज तो कोई ऐसा जादूगर है नहीं। हमें पता है, पर हम अपनी किताबें लिख के, आर्टिकल्स लिख के, भाषण दे के, अभी यूट्यूब का यूज़ करके ये चीज़ों को फैला रहे हैं। अभी ज़रूरत इस बात की है कि कम्युनिटी लेवल पर जो भी लोग इसमें जागरूक हैं, वो कम्युनिटी यानी बस्तियों के लेवल पर 15 दिन में एक मीटिंग करें, लोगों से बातचीत करें, और जो जैसे सवाल आपने रखे हैं इस पर पूरे मैंने एक वीडियो की लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको बुक अभी दे दूँगा जी। 5 पेज भी मैंने दिया है कि कम्युनिटी पे क्या काम होना चाहिए। केवल घर पे बैठकर सेमिनार करके ये काम होने वाला नहीं है। दूसरा ऐसा है कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफ़रत आ गई है उसको दूर करना ज़रूरी है। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन एक दूसरे का बढ़ाना चाहिए, और एक दूसरे के बारे में, जैसे समाज में पहले समझ थी, मैं तो प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पढ़ता था, उनको बहुत पढ़ता था, तो उस समय जो हिंदू मुसलमान का वो चित्र देते हैं वो अलग प्रकार का है जी। तो एक इस प्रकार की मोहब्बत दोनों में पैदा करना। तीसरा जो हमारे सोशल मूवमेंट है, जैसे एडुलू कर्नाटका, भारत जोड़ो अभियान जी, और बहुत सारे ऐसे हैं, तरह के इवेंट करने पड़ेंगे। इनको एक आपस में हाथ पकड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का मदद करनी पड़ेगी, तो बड़ी ताकत बन सकती है। तो ये बड़ी ताकत बन सकती है। और जो भी सांप्रदायिकता होती है उसके विरोध में आवाज़ उठाना, प्रदर्शन करना, धरना निकालना, मोमबत्ती मार्च निकालना, और समाज को मैसेज, सबसे बड़ी बात है आम लोगों तक मैसेज को पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी बहुत सारी बातें आपने 4 चीज़ें बताई, उसमें एक था कि इंडियन मुस्लिम्स का पाकिस्तान के प्रति वफादार होना, तो ये इसके बहुत सारे प्रूफ भी दिए गए। क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच में तो अगर मुसलमान ने किसी की तारीफ़ की, या मान लीजिए कुछ होता है आपस में मुसलमान, पाकिस्तान इंडिया में, बांग्लादेश इंडिया में, अगर कोई चीज़ किसी इंडियन मुस्लिम ने पाकिस्तान, मतलब कोई दो जो लोगों में झगड़ा हो रहा है, हमारी फैमिली में और आपकी फैमिली में, तो हो सकता है हमारी फैमिली में किसी ने गलती की हो, आपकी फैमिली में कोई अच्छा हो, हमको पसंद हो जी, तो ऐसा हुआ होगा, कभी लोग करते ही होंगे, तो ये तो पकड़ हो ही जाएगी उसकी जी। तो ये पकड़ हो जाएगी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? मुसलमान कैसे बचे इससे? देखिए, मतलब ये सिर्फ एंटी पाकिस्तान बोल के, एंटी बांग्लादेश बोल के तो नहीं बचाया जा सकता, उसको तो ड्रामा समझा जाएगा। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि कुछ जो सिरफिरे नौजवान होते हैं, उनको लगता है कि इस बड़ी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं, तलवार से, इससे, उससे। तो कम्युनिटी ने उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। कम्युनिटी में मैसेज, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मैसेज, गांधी का मैसेज, ये इन नौजवानों तक लेना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि ख़ास तौर से मुसलमान नौजवान बहुत ताव में आ जाते हैं, आरएसएस के लोग उनको भड़काना चाहते हैं, वो भड़क जाते हैं, हो गया आरएसएस सफल जी। अगर हम उनको भड़कने से रोकें तो इसका मतलब है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव या लीडरशिप की कमी है, वो अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई लीडरशिप नहीं है जी। कि अगर दूसरी फोर्सेज अगर उसको वेट कर रही है किसी चीज़ के लिए, वो हो जा रहे हैं, और वहाँ पर कोई समझने वाला और उसको रोकने वाला नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मुस्लिम में एक कायदे की अच्छी विजनरी लीडरशिप होना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं हो कि वो लीडरशिप पॉलिटिकल हो, करेक्ट, लेकिन लीडरशिप होनी ज़रूरी है जिससे कि वो समझ सके कि अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे काम किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान प्रॉस्पर हो जाएगा, जीत जाएगा, तरक्की करेगा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया के मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया के मुसलमान की प्रॉस्पेरिटी उसकी इंडिया से ही जुड़ी हुई है, ये उसको समझना ज़रूरी है। अगर वो ये नहीं समझ रहा है और उसको कोई लीडरशिप नहीं समझा रही है, तो उसके में लीडरशिप की कमी है। सही, सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सही। तो आखिर में बात तो आपसे बहुत सारी करने का मन करता है, फिर करेंगे। आखिर में आपने जो इतने सालों
तक काम किया, आपने VRS भी लिया, आपने रनिंग इनकम भी स्लैश की, कम की, तो इसमें क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और लगता है आपको कि आपने सही रास्ता चुना? देखिए, इसमें ऐसा है, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कई बार हमारे खुद के जो गोल बनते हैं जी, वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए बनते हैं। मेरे लिए आसान था, वही IIT में प्रोफेसरी करता रहता, रिटायर हो जाता, कहीं जाके फॉर्मर्स सुकून की जिंदगी आपकी रहे। पर अंदर से एक तकलीफ है, वो तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। लगता है कि समाज अच्छा बनना चाहिए, हमारे आसपास अन्याय नहीं होना चाहिए, सब लोगों की बराबरी होना चाहिए। एक सपना तो मन में है, तो मैंने ये जो सब किया, मुझे उससे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। और रिटायरमेंट के बाद तो मुझे और भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं इसके लिए ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ और एक्टिव भी है। इनकम है, आखिर में आपको 2 टाइम का खाना खाना है जी, वो अंबानी भी 2 टाइम खाना खाता है, डेफिनेटली। वो भी वो ये और हो सकता है आप उनसे ज़्यादा हेल्दी हो। अब ये तो खैर मतलब ये हो सकता है की बात हाँ, है, हो तो मैं सकता नहीं है। कहता। तो कुछ थ्रेड आपको महसूस होता है? हुआ था, बीच में काफ़ी हुआ था जी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में आप? पैगाम तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई देखिए, कि मज़हब का आप फॉलो कीजिए, पर मज़हब के नाम की सियासत से बचिए। और समाज में पूरी हिंदू मुसलमान के बीच में मुख्य रूप से ये मोहब्बत फैलाने का काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए। और वो ताकतें जो इस प्रकार की राजनीति में विश्वास रखती हैं, लोगों को बांटने वाली राजनीति में, गरीबों की बात न सुनकर अमीरों की राजनीति पे चलने वाली ताकतें, उनका राजनीतिक तौर पे विरोध करना चाहिए, सामाजिक तौर पे विरोध करना चाहिए। और समाज के अंदर भी सुधार होना चाहिए हमारे अपने, जिसमें औरतों की बराबरी है, औरतों को सामने आने का काम है, दलितों की बराबरी है, दलितों को सामने आने का काम ये है, ये भी साथ साथ चलना आपका चाहिए। पैगाम और इफेक्टिव होगा अगर इसके आपको आखिर में फ़ायदे बता दें, मतलब कि क्यों ज़रूरी है ऐसे? देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है कि एक तो सही बात यह है कि हमारा समाज पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं। केवल स्त्रियों को पीछे रख के समाज की तरक्की नहीं हो सकती। जी, कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब औरत और मर्द मिलकर समाज में काम करें और बेहतरी के लिए काम करें। और रिलेशनशिप में भी अगर आपकी रिलेशनशिप बराबरी की है तो तरक्की ज़्यादा होती है। ये मैं इसको गहराई से प्रॉस्पेरिटी के लिए मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सिविलाइजेशन चाहिए, तो सोशल मतलब सिविल सोसाइटी को उस पर काम करना ही। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत फख्र भी होता है आपको देख के। और आप काम करते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी। आपका भी शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।